अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 2 डाटा ट्रांसमिशन स्टार्ट करने लगे हैं, जिसके अंदर हमने ये स्टडी करना है कि कैसे डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, कैसे डाटा पैकेट्स बनते हैं, पैकेट स्विचिंग क्या होती है, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस के अंदर डाटा ट्रांसमिशन किस तरह काम करती है, एरर डिटेक्शन के मेथड्स कौन कौन से हैं जिनके अंदर हम पैरिटी चेक, चेकसम, इको चेक और इंक्रिप्शन की दो टेक्निक्स हम इसमें स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आप लोगों ने ये सोचना है कि डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाता कैसे है। वैसे माइट भी आप में से कोई सोचता होगा कि हम व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज लिखते हैं हेलो जब और दूसरी जगह भेज देते हैं, तो क्या ये हेलो का मैसेज एज इट इज एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ही चला जाता है? क्या मेथड है, क्या प्रोसीजर है? तो इसका एक ब्रीफ सा स्टार्ट आज हम स्टडी करेंगे। वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं, लेकिन एक आइडिया आप लोगों को मिल जाएगा कि डाटा ट्रैवल किस तरह करता है। कोई भी डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाने से पहले डाटा पैकेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। मींस कि एक बड़ी चीज़ को छोटे छोटे चंक्स में हम डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह डाटा, एक बिग डाटा है, उसको हम स्मॉल छोटे चंक्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि मैंने एक मैसेज लिखना है हेलो वर्ल्ड, समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसको हम 3 पैकेट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि हेलो के अंदर HELLO स्पेलिंग है, तो हम क्या करेंगे, इस हेलो को हम, ये हमारा हेलो है, इसको हम 3 चंक्स में डिवाइड कर देंगे, HELLO, और ये था हमारा वर्ल्ड। तो ये हम एक इसका वर्ड कर देते हैं। सपोज ये पैकेट 1 है, ये पैकेट 2 है, ये पैकेट 3 है। तो डाटा पैकेट्स क्या होते हैं? डाटा सेंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इज यूजुअली ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड डाटा पैकेट्स। इन डाटा पैकेट्स को हम डाटाग्राम्स भी कहते हैं। हम डाटा पैकेट्स में डिवाइड ही क्यों करते हैं, हम एज इट इज मैसेज को क्यों नहीं भेज देते? इसकी 3 रीजंस हैं। छोटे चंक्स को मैनेज करना हमारे लिए थोड़ा सा ईजियर है, इसको ट्रांसमिट करना भी हमारे लिए ईजियर है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और एक लार्जर फाइल को स्मॉल चंक्स में डिवाइड करना नेटवर्क के ऊपर काफ़ी हमारे लिए ईजी रह जाता है। ये डाटा ट्रैवल किस तरह करता है? हर पैकेट नेटवर्क के ऊपर सेपरेटली ट्रैवल करता है और वो डिफरेंट रूट्स ले सकता है, मीन्स के डिफरेंट रास्ते ले सकता है। और जब वो पैकेट्स अपनी डेस्टिनेशन पे अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं, तो वहां वो जाके सारे असेंबल हो जाते हैं। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये मैसेज भेजा हेलो वर्ल्ड, इसको हमने चंक्स में ब्रेक किया। फिर जब ये डेस्टिनेशन पे मैसेज पहुंच जाएगा, तो ये फिर तीनों कंबाइन हो जाएंगे और हमारा अगेन हेलो वर्ल्ड का मैसेज दोबारा से बन जाएगा। पैकेट्स जो हैं वो हमारे पास डिफरेंट रूट्स ले सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। हेल्प्स अवॉइड बिजी नेटवर्क पाथ्स, helps if one route fails, faster and more reliable transmission. Why we split the data into packets? These are the following reasons. Packets can take different routes, help avoid busy network, helps if one route fails, faster and more reliable transmission. यहाँ पे एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं रूट का, और आगे हम एक वर्ड यूज करेंगे राउटर का, जो आप लोगों ने डेफिनेटली सुना हुआ है। इसको मैं अभी डाटा के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के बाद आपको ये बताता हूँ कि ये रूट, ये बिजी नेटवर्क, इन सब चीज़ों का क्या मतलब है। अब हम देख लेते हैं कि डाटा पैकेट का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। आप लोगों ने याद रखना है कि डाटा पैकेट के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, एक हेडर, एक पेलोड और एक ट्रेलर। हेडर, पेलोड एंड ट्रेलर, ये डाटा पैकेट का हमारे पास स्ट्रक्चर है। अब हमने ये स्टडी करना है कि अब इन तीनों के क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, हेडर क्या करता है? हेडर के अंदर हमारे पास सेंडर का आईपी एड्रेस, रिसीवर का आईपी एड्रेस, सीक्वेंस नंबर और पैकेट साइज। आईपी एड्रेस के बारे में हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि आईपी एड्रेस क्या चीज़ है। अगर वो आप लोगों को नहीं पता तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें जाके कि आईपी एड्रेस क्या होता है। अगर मैं आप लोगों को ईजिली एक्सप्लेन करूँ तो आप लोगों ने ये इस तरह बात याद रखनी है कि सेंडर आईपी एड्रेस के डाटा का पैकेट कहाँ से आया, रिसीवर आईपी एड्रेस डाटा का पैकेट कहाँ जा रहा है, सीक्वेंस नंबर उन डाटा पैकेट्स को असेंबल करने का ऑर्डर, और पैकेट साइज कि उस पैकेट का हमारे पास साइज कितना है। ठीक है, कि अगर हमने लेट सपोज एक पैकेट था हमारे पास 24 MB का, उसको चंक्स में हमने डिवाइड किया, तो हेडर के पास ये इन्फॉर्मेशन स्टोर है कि इस डाटा पैकेट का साइज कितना है, ताकि जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो हम चेक कर सकें कि पैकेट कंप्लीटली पहुंच गया कि नहीं पहुंचा। ठीक है, जिसका मतलब है हेल्प्स पैकेट रीच करेक्ट डेस्टिनेशन। पेलोड का हमारे पास इसका दूसरा कंपोनेंट होता है, और असल जो डाटा जो भी हमारा ट्रांसफर हो रहा होता है वो हमारे पास इस पेलोड के अंदर होता है। ठीक है, जिसका साइज होता है 64 KB बाइट। लेट सपोज वो फोटो हो, वीडियो हो या टेक्स्ट हो,
कोई भी चीज़ है वो पे लोड के अंदर है। तीसरा इसका कंपोनेंट होता है ट्रेलर। ट्रेलर का क्या काम होता है? ट्रेलर के अंदर हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हम अप्लाई करते हैं, जो आगे जाके हम पढ़ेंगे भी, कि क्या डाटा का पैकेट जो है वो जब डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है तो उसका अब एंड आ गया, तो हम ये चेक करें कि अब ये लास्ट पैकेट था, अब हमारे पास कंप्लीटली डाटा रिसीव हो गया है, वो मेथड्स। दूसरा, हमारे पास यहाँ पे दूसरे मेथड स्टोर होते हैं जो कि एरर को चेक करते हैं कि क्या कोई पैकेट रास्ते में लॉस तो नहीं हो गया, मींस जिसे हम पैकेट लॉस भी कहते हैं, कि लेट सपोज एक आपने इमेज भेजी, उसके कुछ पार्ट्स हमारे पास आ गए और कुछ पार्ट्स हमारे पास नहीं आए, तो वो तो कंबाइन एक साथ कंबाइन नहीं हो सकते। तो वो चेक करने के लिए कि अगर हमारे पास डाटा लॉस हुआ है कोई भी, तो दोबारा से सेंडर को मैसेज भेजें कि आपकी डाटा दोबारा से भेजें, हमारे पास कंप्लीटली डाटा की इंफॉर्मेशन नहीं आई। ठीक है, जिनके अंदर से एक मेथड है जिसे हम कहते हैं CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। उस मेथड को हम क्या कहते हैं? साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, जिसके अंदर हमारे पास जितने भी 1 बिट्स होती हैं, हमें पता है कि कोई भी डाटा पैकेट 0-1 बिट से ही मिलके बना होता है। कोई भी हमारे पास कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन है, चैप्टर 1 में हमने डिटेल स्टडी किया, ठीक है। तो सेंडर जो है वो काउंट कर लेता है कि इसके अंदर कितनी 1 बिट्स हैं, ठीक है, इसके पे लोड के अंदर, और ये इंफॉर्मेशन वो ट्रेलर के अंदर सेव कर देता है, जो कि डाटा पैकेट का तीसरा कंपोनेंट है। जब डाटा रिसीवर के पास पहुंचता है तो रिसीवर इस वैल्यू को दोबारा से कैलकुलेट करता है, ओरिजिनल के साथ कंपेयर करता है। अगर वो वैल्यू हमारे पास मैच कर जाती है तो हमारे पास कोई भी एरर नहीं आया, हमारा डाटा पैकेट कंप्लीटली सही तरह पहुंच गया। लेकिन अगर वो वैल्यू डिफर करती है तो सेंडर के पास मैसेज वो दोबारा भेजते हैं कि आप ये हमें पैकेट दोबारा से सेंड करें, ठीक है। This involves the sending computer adding up all the 1 bits in the payload. Then the packet arrives. The receiving computer recalculates the number of 1 bits in the payload. The computer then checks this value against the one sent in the trailer. If the two values match, then no transmission errors have occurred. अक्सर मैं आप लोगों को ये कहता ज़रूर हूँ कि आप लोग अपनी बुक से रीडिंग ज़रूर किया करेंगे। लेक्चर सुनने के बाद जब आप बुक से रीडिंग करेंगे तो आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। कोई अगर बात यहाँ रह जाती है, खुद से जब आप रीड करते हैं तो एक तो आपकी रीडिंग स्किल्स भी बेहतर होती हैं और आप लोगों को ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग भी मिलती है। हमने स्टडी किया था कि डाटा पैकेट के अंदर हेडर होता है, उस हेडर के अंदर हमारे पास सीक्वेंस नंबर होता है। अब सीक्वेंस नंबर क्या चीज़ होता है? सीक्वेंस नंबर हमारे पास ये है कि अगर हमने डाटा को सेंड किया है, डाटा के पैकेट्स के चंक को हमने लेबल कर दिया और वो थे 1 2 3 4 5, और रिसीव इस तरह हुए हैं कि तीसरा वाला पैकेट पहले पहुंच गया, फिर पहला वाला पहुंचा, फिर पांचवा पहुंचा, फिर दूसरा और फिर चौथा। अगर हम इस तरह इसे अरेंज कर दें तो ये तो हमारे पास चीज़ बन जाएगी। हम लोग फिर इसे सीक्वेंस नंबर वाइज ही अरेंज करते हैं, 1 2 3 4 5, ताकि पैकेट्स को रीअसेंबल करने में हमें हेल्प हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है कि पैकेट स्विचिंग क्या चीज़ है। अभी तक मैंने ये आप लोगों को बात बताई है कि डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम उसे चंक्स में, पैकेट्स में डिवाइड करते हैं। डाटा पैकेट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसका एक नाम है हेडर, एक पेलोड और एक ट्रेलर। हेडर के अंदर ये इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि आपका डाटा पैकेट कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, उनका सीक्वेंस क्या है और उस पैकेट का साइज कितना है। पेलोड के अंदर ये इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है जो हम एक्चुअल इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं। लेट्स सपोज हम कोई मैसेज भेज रहे हैं, हम कोई इमेज भेज रहे हैं, कोई हम वीडियो भेज रहे हैं। ट्रेलर के अंदर हमारे पास मेथड्स होते हैं जो कि आइडेंटिफाई करते हैं कि सारे पैकेट का जो एंड है वो ये वाला पैकेट है, अब हमने यहाँ पे एंड लगाना है, ये मेथड। दूसरा, हमारे पास एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए जो भी मेथड होते हैं, जैसे कि हमारे पास के डाटा का पैकेट कंप्लीट हमारे पास आया है, कोई डाटा लॉस तो नहीं हुआ, उन मेथड के अंदर से हमने एक मेथड पढ़ा, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। नाउ वी विल मूव टू द टॉपिक ऑफ पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग क्या चीज़ है? पैकेट स्विचिंग इज द मेथड ऑफ सेंडिंग डाटा बाय ब्रेकिंग इट इनटू पैकेट्स। पैकेट स्विचिंग का मतलब यही है जो हम पहले पढ़ा, बताया मैंने आपको, कि डाटा को पैकेट्स के अंदर डिवाइड कर देना और फिर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। डिफरेंट पैकेट्स मे ट्रैवल थ्रू डिफरेंट रूट्स डिपेंडिंग ऑन नेटवर्क ट्रैफिक, लेकिन जब सारे पैकेट्स डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं तो वो रीअसेंबल कर दिए जाते हैं सीक्वेंस नंबर की हेल्प से। और ये बात भी आप लोग याद रख सकते हैं कि ये पैकेट स्विचिंग, ये हमारे इंटरनेट पे पैकेट स्विचिंग ही यूज़ हो रही है, जो कि एक नेटवर्क है। हम एक जगह से दूसरी जगह इंटरनेट पे कोई भी चीज़ भेजते हैं तो वो पैकेट स्विचिंग के थ्रू ही जाती है, ठीक है। तो पैकेट स्विचिंग इज अ ट्रांसमिशन मेथड वेयर अ मैसेज इज स्प्लिट इनटू पैकेट्स, ईच पैकेट ट्रैवल्स independently, packets may take different routes, packets are then reassembled easy। यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है राउटर का। राउटर का क्या काम होता है? राउटर
पैकेट को रिसीव करता है, उसके पहले कंपोनेंट हेडर की इंफॉर्मेशन को रीड करता है, फिर उसे असाइन करता है कि कौन सा बेस्ट पाथ है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो बेस्ट पाथ उसे वो प्रोवाइड करता है। राउटर और राउटिंग, एक राउटर के अंदर हमारे पास राउटिंग टेबल मौजूद होता है जो कि इंडिविजुअल पैकेट को बताता है कि आपने यहाँ जाना है, इस रूट से आपने जाना है। वो डिपेंड करता है 3 चीज़ों पे, ट्रैफिक का लोड कितना है, अवेलेबल पाथ कौन कौन से हैं, अगर कोई पाथ अवेलेबल नहीं है तो हमें उसे यूज़ नहीं करना, और नेटवर्क कंडीशन क्या है, स्लो है, फास्ट है। ये एक डायग्राम है जो मैंने आपको शो की है, जो भी मैंने बातें अभी तक आपको एक्सप्लेन की हैं वो आपको मैं यहाँ पे इसके थ्रू समझाता हूँ। ये था हमारे पास सोर्स, यहाँ पे हमारा मैसेज था जी हेलो वर्ल्ड, या आप यहाँ पे कोई इमेज ले सकते हैं जिसके अंदर ये हमारे पिक्सेल्स हैं। यहाँ से ये डाटा पैकेट्स गए, यहाँ पे पहुंचे। अब ये क्या चीज़ है, ये हमारा लेट्स सपोज राउटर 1 है, ये राउटर 2 है, ये राउटर 3 है, ये राउटर 4 है, ये राउटर 5 है और ये राउटर 6। यहाँ पे आए, अब ये राउटर डिसाइड करेगा कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ कौन सा है, कि मैं इसको यहाँ भेजूँ, यहाँ भेजूँ, फिर मैं वापस भेज दूँ, यहाँ भेजूँ, क्या करूँ। तो R1 से वो R5 पे भेज देगा, R5 डिसाइड करेगा R6 पे, और फिर हमारा डेस्टिनेशन पे ये पैसेज पहुंच जाएगा। तो राउटर का क्या काम होता है, राउटर रूट करता है डाटा पैकेट को, रास्ता दिखाता है कि आपने यहाँ से यहाँ पे जाना है। ये आप लोगों ने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद बात रखनी है कि एडवांटेजेस क्या हैं पैकेट स्विचिंग के और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। पैकेट स्विचिंग के एडवांटेजेस ये हैं कि हमारे पास अगर तो कोई फॉल्टी या कोई बिजी रूट है तो हम उसको अवॉइड करते हैं और अपने डाटा को सेफली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। ट्रांसमिशन की स्पीड हाई होती है डाटा पैकेट्स के अंदर बनिस्बतन कि हम एक बड़ी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह एज इट इज़ भेज दें। दूसरी चीज़ ये भी है हमारे पास कि सिक्योरिटी भी है। लेट सपोज आप एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेज रहे हैं, ये मैसेज भेजने के दौरान हम ये आगे जाके स्टडी करेंगे कि एक तो हमारे पास इंक्रिप्शन भी होती है कि हमारा मैसेज अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, एक अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ये चंक्स में डिवाइड हो जाएगा तो अगर किसी ने उसे एक्सेस भी कर लिया तो उसके पास सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन आएगी, इतनी इन्फॉर्मेशन से वो क्या एक्सेस कर लेगा अगर एक हमारी बड़ी फाइल है, ठीक है। और इजी टू एक्सपैंड नेटवर्क यूजेज, पैकेट स्विचिंग में हमारे पास ये होता है। दूसरी चीज़ हमारे पास इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि पैकेट हमारा लॉस हो जाता है जब चंक्स में डिवाइड हो गया। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास लॉस होगी तो पैकेट हमारा लॉस हो गया, फिर डेस्टिनेशन दोबारा से मैसेज भेजेगा सोर्स के पास कि हमारे पास कंप्लीट पैकेट नहीं पहुंचा, आप हमें दोबारा से पैकेट को सेंड करें, ठीक है। डिले ड्यू टू री ऑर्डरिंग, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि जब इस इमेज में आप देखें छोटे छोटे पैकेट्स यहाँ पे आके असेंबल हो गए हैं, यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे आ गए, अब इनको री असेंबल करना है, री ऑर्डर करना है, फिर ही तो हमारा रीडेबल फॉर्मेट में बनेगा डेस्टिनेशन के पास। तो ये जो री असेंबल करने में टाइम लगता है हमारे पास, इसकी वजह से थोड़ा सा डिले आता है, ठीक है। और ये लेस सूटेबल है लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, क्यों, क्योंकि जब हम लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं रियल टाइम स्ट्रीमिंग, तो जब लाइव स्ट्रीम है, लाइव का मतलब है कि आप एक जगह बैठे हैं, आप वो चीज़ लाइव देख रहे हैं उसी वक्त उसी सेकंड पे, लेकिन हमारे पैकेट में तो रीअसेंबल भी होना है, तो उसको हमारे पास जो है ना वो एक डिले आ जाता है, बफर आ जाता है। तो ये लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जो है वो सूटेबल मेथड नहीं है, ये लाइव स्ट्रीमिंग के लिए इतना सूटेबल नहीं है, इसके अंदर लैग आता है। ये कॉन्सेप्ट है जो पैकेट स्विचिंग के अंदर ही हम यूज़ करते हैं, वो क्या होता है वो मैं आपको सीधा डायग्राम के थ्रू ही एक्सप्लेन करता हूँ। व्हाट इज होप नंबर, होप नंबर हमारे पास क्या चीज़ है। होप नंबर हमारे पास ये है कि आप एक नंबर असाइन कर देते हैं, लेट्स सपोज 10, ये 10 आपने असाइन कर दिया, सेव कर लिया हेडर के अंदर। अब जब यहाँ से डाटा पैकेट यहाँ पे आया तो ये 10 नंबर रिड्यूस होकर 9 हो जाएगा। जब ये मैसेज यहाँ से यहाँ पे आया तो ये रिड्यूस होके 8 हो जाएगा। जब यहाँ से यहाँ आया तो ये रिड्यूस होके 7, 6। यहाँ पे तो हमारे पास कम राउटर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा राउटर्स हों, और हमने हॉप नंबर असाइन कर दिया 10, तो वो रिड्यूस होता जाएगा 6, 5, 4, 3, 2, 1। हमारा हॉप नंबर भी 0 हो गया और हमारा पैकेट डेस्टिनेशन पे भी नहीं पहुंचा। तो क्या करते हैं कि जहाँ पे वो पैकेट है, लेट सपोज यहाँ पे है, अब वो यहाँ पे आएगा ना, तो इस पैकेट को डिलीट कर दिया जाएगा, इस पैकेट को डिलीट कर दिया जाएगा, दोबारा से इसके थ्रू यहाँ पे मैसेज भेजा जाएगा कि आप हमें दोबारा से पैकेट को रीसेंड करें, ठीक है। ये हमारे पास होता है हॉप नंबर।
ईच पैकेट हैज़ अ होप नंबर, हर पैकेट के पास अपना एक होप नंबर होता है। एवरी टाइम पैकेट पासिस थ्रू अ राउटर होप नंबर डिक्रीजेस बाय 1। जब भी वो पैकेट किसी राउटर के थ्रू पास करता है तो उस होप नंबर को किससे 1 से डिक्रीज कर दिया जाता है। इफ होप नंबर रीचेस 0, जब होप नंबर 0 हो जाता है तो पैकेट को क्या करते हैं जी, डिलीट कर दिया जाता है। प्रिवेंट्स पैकेट्स फ्रॉम एंडलेसली मूविंग अराउंड द नेटवर्क। पैकेट के लॉस्ट होने की कुछ रीजंस यहाँ पे लिखी हैं। बिजी राउटर्स, फॉल्टी नेटवर्क लाइंस, हार्डवेयर फेलियर, सिग्नल इंटरफेरेंस, एक्सेसिव राउटिंग डिलेज एंड समटाइम्स पैकेट नेवर रीच डेस्टिनेशन। आप कुछ नेट से, लेट सपोज आप कोई नेट से आप इमेज डाउनलोड कर रहे हैं, वो आप इमेज डाउनलोड कर रहे हैं, आप इमेज डाउनलोडिंग पे आपने लगाई और सडनली आपका जो है ना वो इंटरनेट चला गया। जब आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया तो आधा मैसेज तो आपके पास आ गया। और ये आप लोगों ने चीज़ें सोचनी है कि जो भी आप देख रहे होते हैं इंटरनेट पे, उसके पीछे बहुत सारी लॉजिक होती है। जब भी आप क्यूरियस हों कि मतलब इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है, ये ऐसा नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, उस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में या रजिस्टर में ज़रूर सेव किया करें और फिर उसके ऊपर रिसर्च किया करें कि इसके पीछे की क्या लॉजिक है। इसी तरह हमें क्रिटिकल थिंकिंग और थोड़ी सी हमारी ना क्रिएटिविटी और थिंकिंग डेवलप होती है बनिस्बतन की एक चीज़ को रट लेने से, कि आप एज इट इज़ उस चीज़ को याद कर लें जी इस तरह होता है इस तरह होता है, बस बात। ट्रांसमिशन का सिंपली मकसद ये है कि आपने एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डाटा को ट्रैवल करना है थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम। अब वो कम्युनिकेशन मीडियम क्या हो सकता है? कम्युनिकेशन मीडियम हमारे पास वाईफाई हो सकता है, कम्युनिकेशन मीडियम हमारे पास केबल हो सकती है, हमारे पास फाइबर ऑप्टिक हो सकता है। मींस किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम के ज़रिए आपका डाटा ट्रैवल करे एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ। जैसे कि इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, डाटा ट्रांसमिशन मींस सेंडिंग डाटा बिटवीन डिवाइसेस। कंप्यूटर से प्रिंटर के पास इंफॉर्मेशन जा रही है, कंप्यूटर से कंप्यूटर के दरम्यान में इंफॉर्मेशन जा रही है, और हम एक मोबाइल फ़ोन से दूसरे मोबाइल फ़ोन को मैसेज करते हैं, हम कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, न्यूज़ शेयर करते हैं, तो हमारे पास डाटा ट्रांसमिशन का यही मतलब है। ट्रांसमिशन हमारे पास शॉर्ट डिस्टेंस भी हो सकती है और लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आप कंप्यूटर पे बैठे हैं और आपने यहाँ से प्रिंट का बटन दबाया है कि आपने कोई फाइल को प्रिंट करना है, तो प्रिंटर के पास से प्रिंट निकल के आ जाएगा। ये आपने एक कमांड दी, आपने यहाँ से मैसेज भेजा प्रिंटर के पास और प्रिंटर ने उसे इम्प्लीमेंट किया। लॉन्ग डिस्टेंस में आप यहाँ से बैठे हुए अपने किसी अंकल या मामू से अमेरिका में बात करना चाहते हैं, तो आप फ़ोन कॉल उठाएंगे, व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे, कॉल उन्हें जाएगी और वो कॉल पे करेंगे, आप दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ये सारा आज के दौर में डाटा हमारे पास ट्रांसमिट हो रहा है। ईच सेकंड हमारे पास बहुत सारा डाटा ट्रैवल हो रहा हो। ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो कि डाटा की ट्रांसमिशन में इम्प्लीमेंट करते हैं, ये आपने याद भी ज़रूर करने हैं। डाटा की ट्रांसमिशन की डायरेक्शन कौन सी है? क्या डाटा सिर्फ जा रहा है? अगर जा रहा है तो क्या वापस भी आ रहा है? ठीक है। और हमारे पास कुछ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं, टीसीपी, यूडीपी, वो हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, आगे बात कर लें तो हमारे पास ट्रांसमिशन के 3 तरह के मोड्स हैं। पहला है सिंप्लेक्स, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स और तीसरा है फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन में हमारे पास क्या होता है? इजी वे में आपने ये समझना है कि सिंप्लेक्स वे में हमारे पास जो डाटा ट्रैवल करता है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में करता है। वो हमारे पास सेंडर से सिर्फ रिसीवर के पास जाता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे पास टीवी स्टेशन है, टीवी स्टेशन हमारे पास सिग्नल्स भेज रहे हैं थ्रू केबल हमारे टीवी के पास। वो हमें डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, हमें डाटा सेंड कर रहे हैं और हमारा टीवी उसे रिसीव कर रहा है। क्या ऐसा है कि टीवी कुछ डाटा उन्हें बैक सेंड करता है? नहीं करता। टीवी स्टेशन टीवी के ऊपर हमारे पास डाटा को सेंड कर रहे हैं और हम वो वीडियो, हम चैनल देख सकते हैं। दूसरी एग्जाम्पल सिंप्लेक्स में ये है हमारे पास कि आप यहाँ से कीबोर्ड पे ए प्रेस करते हैं, कंप्यूटर उसे रिसीव करता है। तो क्या कोई कंप्यूटर कीबोर्ड को भी कोई डाटा भेजता है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ कीबोर्ड जो है हमारे पास कंप्यूटर को डाटा सेंड करता है। तो ये हमारे पास वन वे कम्युनिकेशन है जिसे हम सिंप्लेक्स कहते हैं। ठीक है। तीसरी एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है आपके पास कि कंप्यूटर से प्रिंटर के पास डाटा का जाना, एक डायरेक्शन में जाना है। सिंप्लेक्स में आपने बात याद रखनी है, डाटा मूव्स इन वन डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, फ्रॉम टीवी स्टेशन टू टीवी, फ्रॉम कीबोर्ड टू कंप्यूटर, फ्रॉम कंप्यूटर टू प्रिंटर, सेंडर सेंड्स ओनली, रिसीवर रिसीव्स ओनली। ये हमारा सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन हो गया। दूसरा है हमारे पास हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में हमारे पास डाटा ट्रेवल दोनों डायरेक्शंस में करता है। सेंडर रिसीवर को भेजता है, रिसीवर भी डाटा को सेंड करता है सेंडर के पास दोबारा से। यहाँ से डाटा गया, फिर डाटा वापस आया। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि दोनों का टाइम सेम नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक पर्सन है, उस पर्सन ने ये मैसेज भेजा यहाँ पे इस पर्सन के पास कि
अटैक करना है आपने, अटैक ऑन कार। ये अटैक ऑन कार का मैसेज इस बंदे के पास जाएगा, पहले ये मैसेज सुनेगा, जब वो मैसेज सुन लेगा सेंडर ने रिसीवर के पास मैसेज भेज दिया, फिर यहाँ से ये बटन प्रेस करेगा और कहेगा ओके, तो फिर ये हमारे पास दोबारा से मैसेज आएगा। ये याद रखना है कि नॉट एट द सेम टाइम। इन हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन डाटा मूव्स इन बोथ डायरेक्शंस बट नॉट एट द सेम टाइम, जिसकी एग्जांपल है हमारे पास वॉकी टॉकी। अक्सर बचपन में बच्चे भी खेल रहे होते हैं और आपने मूवीज में देखा होगा कि सोल्जर्स के पास वॉकी टॉकी होती है, वो बटन प्रेस करते हैं और फिर उन्हें कुछ कमांड देते हैं और आगे से दूसरा बंदा रॉजर दैट कहता है। वो सुनने के बाद आप कभी भी एक वक्त में डाटा को ट्रैवल नहीं करवा सकते। ये हमारे पास हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन होगी। तीसरी हमारे पास है फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन आज हमारे पास हर जगह ही ऑलमोस्ट यूज हो रही है। हमारे पास व्हाट्सएप पे, जूम पे, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे, हम गूगल मीट यूज करते हैं। डाटा ट्रैवल भी दोनों डायरेक्शंस में होता है और उसी टाइम होता है। आपने कॉल मिलाई, आपने कॉल मिला के हेलो कहा, दूसरे बंदे ने यस कहा, अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो वो बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा है। उस इंटरप्ट करने का मकसद ये है कि अगर उसका भी डाटा आपके पास आ रहा है वो जो बोल रहा है, और आपका डाटा भी साइमल्टेनियसली उसके पास वापस जा रहा है। तो इन फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन डाटा मूव्स इन बोथ डायरेक्शंस एट द सेम टाइम, जिसकी एग्जांपल आपने याद रखनी है इंटरनेट और वीडियो कॉल्स। फीचर इसका यही है कि हमारे पास एट द सेम टाइम डाटा दोनों तरफ से रिसीव और सेंड हो सकता है। फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन हमारे पास ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा एडवांस्ड है बनिस्बतन के हम हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन को यूज़ करें। तो अभी तक जो हमारे पास सबसे अच्छी ट्रांसमिशन मीडियम है वो हमारे पास फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन ही है, क्योंकि हमारे पास दोनों का एक डाटा ए से बी, मतलब सेंडर टू रिसीवर और रिसीवर टू सेंडर, एट द सेम टाइम डाटा ट्रैवल कर सकता है। ये बहुत ही आसान सी बातें थी। तीन हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम है। चलें एक दफ़ा कोई रिवाइज कर लेते हैं। डाटा ट्रांसमिशन, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस डाटा का ट्रैवल करना थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम, इसे डाटा ट्रांसमिशन कहते हैं। डाटा ट्रांसमिशन के हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं, जिसमें हमारे पास पहला फैक्टर है डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसमिशन, दूसरा है मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, तीसरा है सिंक्रोनाइजेशन। उसके बाद हमारे पास हमने डिस्कस किया कि तीन तरह के ट्रांसमिशन मोड्स हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स के अंदर सिर्फ डाटा moves in one direction only, half duplex में both directions but not at the same time, और full duplex में both directions at the same time। कुछ एग्जांपल्स मैंने करवाई हैं आपको, यही आपका याद हो गया, यही आप पेपर में लिख सकते हैं अगर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअली डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में सेंड होता कैसे है। फॉर एग्जांपल इसके लिए हमारे पास टू मेन टाइप्स हैं, सीरियल ट्रांसमिशन और पैरेलल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन को हम डिस्कस करते हैं। सीरियल ट्रांसमिशन में हमारे पास 1 बिट एट अ टाइम, ये मैंने शॉर्ट करके लिखा होता है स्लाइड्स में। सीरियल ट्रांसमिशन डाटा इज सेंड 1 बिट एट अ टाइम थ्रू 1 चैनल एंड वायर। इसके अंदर आपने ये वर्ड्स याद रखने हैं, 1 बिट एट अ टाइम एंड 1 चैनल और वायर। इजी वे में आपको मैं इसकी अंडरस्टैंडिंग करवाता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास 8 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने उन्हें ये नंबरिंग दे दी है, ये डॉट से मैं उन पर्सनस को या स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और ये हमारे पास एक गेट है। इस गेट से आप सारे तो एक साथ ये नहीं निकल सकते, तो ऑब्वियसली ऑप्टिमाइज वे यही है कि 1 बाय 1 ये सारे बच्चे यहाँ से बाहर निकलें, 1 बाय 1 ये सारे बच्चे यहाँ से बाहर निकलें, वो भी सीक्वेंस मैनर में, जो पहले है वो पहले, फिर बाद वाला बाद वाला बाद वाला। ये आपने याद रखना है। इसी तरह हमें पता है कि कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा होता है वो बिट्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है। एक ये वायर है जिसके अंदर ये हमारे पास बिट्स हैं, ये हमारे पास ट्रैवल करें 1 1 0 1 1 0 0 1, और रिसीवर के पास भी इसी तरह जा रहे हैं। इसका फ़ायदा हमारे पास ये है कि रिलायबल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, ये हमारे पास एक रिलायबल मेथड है अगर हमने लॉन्ग डिस्टेंसेस पर डाटा को ट्रैवल करवाना है। इसमें हमारे पास इंटरफेरेंस कम होती है, लेस इंटरफेरेंस। लेस इंटरफेरेंस क्या मतलब है, ये मैं अभी पैरेलल ट्रांसमिशन के अंदर आपको बताता हूँ। और नो डाटा स्क्यूइंग, हमारे पास इसमें डाटा की स्क्यूइंग भी नहीं होती। और ये हमारे पास एक चीपर मेथड है। क्यों चीपर मेथड है? क्योंकि हमारे पास वायर सिर्फ एक यूज़ हो रही है। जितनी कम वायर्स यूज़ होंगी उतना हमारी कम कॉस्ट लगेगी डाटा को ट्रैवल करवाने के लिए। इसकी एग्जांपल, इसके डिसएडवांटेज ये है कि ये पैरेलल ट्रांसमिशन की बनिस्बत स्लो है। कैसे स्लो है, अभी पैरेलल ट्रांसमिशन पढ़ते हैं तो आपको बताते हैं। एग्जांपल इसकी है यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसके अंदर हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रैवल करता है थ्रू 1 वायर। और हमारे पास जितनी भी इंटरनेट कम्युनिकेशन हो रही हैं वो कौन सी हैं, हमारे पास सीरियल ट्रांसमिशन है, जिसके अंदर आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल आ जाती है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं पैरेलल ट्रांसमिशन। पैरेलल ट्रांसमिशन में वही आपने अब स्टूडेंट्स कंसीडर करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मैंने डॉट से उन बच्चों को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब आपके पास एक गेट नहीं है,
ठीक है, अब आपके पास एक गेट नहीं है, अब आपके पास एक गेट पहले था जिसमें 1 बाय 1 स्टूडेंट्स पास कर रहे थे, अब आपके पास 8 गेट्स हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। हर इंडिविजुअल बिट्स के लिए, हर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास एक गेट है। तो शॉर्टर डिस्टेंस के अंदर सारे बच्चे एक साथ ही बाहर, ये 1 वाला यहाँ से निकलेगा एट द सेम टाइम, ये 2 3 4 5 एट द सेम टाइम सारे गेट्स के बाहर आ जाएंगे। जब बाहर आ जाएंगे डेटा ट्रांसमिट हो गया, जो कि बहुत फास्टर मेथड था बनस्पतन के 1 बाय 1 इन एज कम्पेयर टू सीरियल ट्रांसमिशन में जाते। तो इसकी डेफिनेशन यही है, डाटा इज सेंट मल्टीपल बिट्स एट द सेम टाइम, यूज मल्टीपल वायर्स। इसके अंदर एक वायर यूज नहीं हो रही, इसके अंदर जिस जो मैंने लेट सपोज एग्जांपल दिया है इसमें हमारे पास 8 वायर्स यूज हो रही हैं। तो 8 बिट्स सेंड टुगेदर। फीचर्स इसके क्या हैं? फास्टर ट्रांसमिशन है, मैंने बताया एक ही टाइम पे आपके पास 8 बच्चे बाहर गेट से आ जाएं, 8 बिट्स एक साथ आ जाएं, तो ये बहुत फास्ट है। इसके अंदर हमारे पास शॉर्टर डिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। यूजफुल व्हेन स्पीड मैटर, जब हमें स्पीड की ज़रूरत है कि हम चाहते हैं कि हमारा फ़ौरन डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे, तो उसके लिए हम ज़रूर पैरेलल ट्रांसमिशन यूज़ करते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ये एक्सपेंसिव है। ये एक्सपेंसिव इसलिए क्योंकि हमारे पास इसके अंदर वायर्स ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। जब वायर्स हमारे पास ज़्यादा यूज़ होंगी तो हमारी कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ये जब हमने 8 वायर्स 1 बाय 1 एक साथ लगाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनके अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जा रहे हैं, हमारा डाटा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है। अब ये वाला इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल के साथ इंटरफेयर करेगा। ठीक है, इसे कहते हैं इंटरफेरेंस। और जब ये दोनों आपस में इंटरफेयर करेंगे, इस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉस टॉक, जिसकी वजह से हमारा डाटा रिलायबली लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए बेहतर नहीं रहेगा। कि अगर हम यहाँ से चाह रहे हैं कि हम दूसरी सिटी में कोई मैसेज भेजना चाह रहे हैं, उसके लिए हम पैरेलल ट्रांसमिशन यूज़ करें, एक तो हमें वायर्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेंगी और हमारा डाटा भी लॉस होगा, हमारे पास सही तरह रिलायबल वे में डाटा जो है वो दूसरी जगह पर नहीं पहुंच सकेगा। तो इसके आपने डिसएडवांटेजेस याद रखने हैं। ये एक्सपेंसिव है, डाटा स्क्यूइंग होती है, बहुत ज़्यादा हमने वर्ड यूज़ किया। अब मैं आपको बताता हूँ डाटा स्क्यूइंग का, कि डाटा स्क्यूइंग का वर्ड सीरियल ट्रांसमिशन में भी आया और डाटा स्क्यूइंग का वर्ड पैरेलल ट्रांसमिशन में भी आया। ये डाटा स्क्यूइंग होती क्या है? डाटा स्क्यूइंग का सिंपली मतलब ये है कि जब आपने बिट्स को ट्रैवल करवाया, अगर आपने 8 बिट्स को भेजा था यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट्स को आपने जब यहाँ से भेजा तो ये वाली पहले आ गई, ये वाली पहले आ गई और ये रह गई थी, ये बाद में आ रही है। ठीक है, डाटा स्क्यूइंग हैपेंस व्हेन बिट्स अराइव एट डिफरेंट टाइम्स। 8 बिट्स टुगेदर कुछ पहले आ जाती हैं और कुछ बाद में आ जाती हैं, जिसकी वजह से जो डाटा है ना हमारा, वो सारा अनसिंक्रोनाइज्ड हो जाता है। ठीक है, ये कुछ पहले आ रही हैं, कुछ 0 1s आ रहे हैं, कुछ 0 1s बाद में आ रहे हैं, हालांकि आना तो उन्हें चाहिए था। अभी तो मैंने सारे 8 बिट्स लिख दिए। खैर, जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, इसके अंदर तो हमें पता है कि 1 बाय 1 हमारे पास सीरियल, एक सीरीज के अंदर हमारे पास बिट्स ने आना है, लेकिन तो इसके अंदर हमारे पास डाटा स्क्यूइंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो होती ही नहीं है। पैरेलल ट्रांसमिशन में ऐसा नहीं है। पैरेलल ट्रांसमिशन के अंदर आपके पास 8 बिट्स हैं, कोई बिट पहले आ जाती है, कोई बिट बाद में आ जाती है, सारा डाटा क्या हो जाता है? अनसिंक्रोनाइज्ड। तो डाटा स्क्यूइंग का यही मतलब है। कोई पूछ ले, कोई पेपर में अगर पूछ ले व्हाट इज डाटा स्क्यूइंग, डाटा स्क्यूइंग हैपेंस व्हेन बिट्स अराइव एट डिफरेंट टाइम्स। For example, 8 bits sent together, some arrive earlier or some arrives late. So, as a result, the data become unsynchronized. इस वीडियो में हम USB को डिस्कस करेंगे। What is USB? USB stands for Universal Serial Bus. USB क्या चीज़ है, इसके क्या क्या यूजेस हैं, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। USB को आपने ऐसे याद रखना है कि ये एक स्टैंडर्ड इंटरफेस है जो कि डिफरेंट डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है। क्या मैंने बताया? USB इज अ स्टैंडर्ड इंटरफेस यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट डिवाइसेस टू अ कंप्यूटर। ये एक डिवाइस को अलाउ करता है कि एक जगह से दूसरी जगह डाटा को हम ट्रांसमिट कर सकें, ट्रैवल करवा सकें, और उसी केबल के अंदर इसके पास एक थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल पावर भी रिसीव करता है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 5 वोल्ट्स का होता है। ठीक हो गया। आपकी बुक के अंदर एक डायग्राम भी बनी हुई है जिसके अंदर उन्होंने एक केबल को कट करके दिखाया भी है और उसके अंदर जो रेड कलर की वायर है वो शो करवा रही है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल पावर 5 वोल्ट्स की ट्रांसमिट कर रही है। इसके अंदर हमारे पास सीरियल डाटा ट्रांसमिशन होती है। USB इज कॉमनली यूज्ड टू कनेक्ट कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, फ्लैश ड्राइव टू अ कंप्यूटर। आप सबको पता है, आप सब ने इसे यूज भी किया हुआ है, आप कनेक्ट भी करते हैं। जब भी आपने अपने, लेट सपोज आप एक दुकान से, शॉप से न्यू माउस खरीद के लाए, ठीक है, पहले क्या होता था कि आपने उस माउस को लेके आना है, आप इस वो एक
आपको डीवीडी मिलती थी, आपने वो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करनी होती थी, फिर जाके वो माउस कनेक्ट होता था, उसके सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल होते थे। अब हमारे पास इंटरनेट होता है, अब हमारे पास यूएसबी डिवाइस है, आपने उस यूएसबी डिवाइस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है, कंप्यूटर ने उसको डिटेक्ट कर लेना है, उसके सॉफ्टवेयर को डिटेक्ट कर लेना है, उसने उसके सॉफ्टवेयर सारे लोड कर लेने हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, और माउस की और अब कंप्यूटर की कम्युनिकेशन क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। यूएसबी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले यूएसबी का सबसे पहला बेनिफिट ये है कि ये एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है। आप यहाँ पे रहें, आप पाकिस्तान में रहें, आप सिंगापुर जाएं, आप अमेरिका, कनाडा, जहाँ भी जाएं, वहाँ सब डिवाइसेस में लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, पीसीज, वर्क स्टेशन, सबके अंदर एक यूनिवर्सल सीरियल बस उन्होंने दी हुई है। यूएसबी पोर्ट वहाँ मौजूद होती है। आपने अपनी माउस की, आप उसी पोर्ट के अंदर माउस कनेक्ट कर सकते हैं, उसी पोर्ट के अंदर आप कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं, उसी माउस के उसी पोर्ट के अंदर आप प्रिंटर कनेक्ट कर सकते हैं। मीन्स एक स्टैंडर्ड है, ये नहीं कि आपको डिफरेंट कनेक्टर बाय करना पड़ता है कि आपने जी आज कीबोर्ड लगाना है इसके लिए डिफरेंट कनेक्टर है, माउस लगाना है डिफरेंट कनेक्टर है। कनेक्टर जो वायर के आगे एक पोर्ट सी दी होती है उसे मैं कह रहा हूँ, वहां उसके आगे कुछ और चीज लगा के आपने कनेक्ट करना है, वो कनेक्टर हमारे पास ये इजी टू यूज है। इसका कनेक्शन बहुत ईजी है, जिसे हम कहते हैं प्लग एंड प्ले। दीज आर प्लग एंड प्ले डिवाइसेस। माउस को आप कनेक्ट करेंगे, आपने उसे प्लग किया, आप माउस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी ऑप्शन इसके अंदर ये है कि इसके अंदर हमारे पास हॉट स्वैपिंग होती है। ये वर्ड आप लोगों ने पहली दफा सुना होगा, हॉट स्वैपिंग क्या चीज़ है। हॉट स्वैप, हॉट स्वैप का मतलब ये है कि एक डिवाइस कनेक्ट भी की जा सकती है और डिसकनेक्ट भी की जा सकती है वाइल द कंप्यूटर इज ऑन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने माउस को रिमूव करना है, आप चाहते हैं कि आपका माउस कंप्यूटर से रिमूव हो जाए, ठीक है, आपने माउस को एक बटन को निकाल दिया, जबकि क्या आप रैम को इस तरह निकाल सकते हैं? ये पेरिफेरल्स चीजें हैं जिनको आप प्लग एंड प्ले, जिनको आप कनेक्ट और डिसकनेक्ट कर सकते हैं जबकि कंप्यूटर ऑन है। रैम को निकालने के लिए आपको कंप्यूटर को शट डाउन करना पड़ेगा, हार्ड डिस्क को निकालने के लिए आपको कंप्यूटर को शट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि ये उसके कंपोनेंट्स हैं, इनकी वजह से तो वो बल्कि काम ही नहीं कर सकता, कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। तीसरी बात और मैंने आप लोगों को बताई कि इसके अंदर आप एक ही केबल के अंदर हमारे पास डाटा भी ट्रांसमिट हो जाता है और पावर पावर भी हमें मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि मोबाइल से आप कुछ डाटा अपने कंप्यूटर में ट्रैवल करवा लें, कोई कुछ आपने मूवीज हैं आपके फोन के अंदर, आप वो कंप्यूटर के अंदर करना चाहते हैं, तो मोबाइल के अंदर जब आप मोबाइल कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपका फ़ोन चार्ज भी होगा, ठीक है। वो जो 5 वोल्ट्स आपके पास ट्रैवल कर रहे होते हैं वो आपका फ़ोन चार्ज भी करेंगे। और हमारे पास अब तो लेटेस्ट यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बसेस आ चुकी हैं जिनको हम कहते हैं यूएसबी 3.0 3.2, जो कि बहुत ज़्यादा फास्टली आपका डाटा ट्रैवल करवा देती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं, बेनिफिट्स। अगर आपसे पूछ लिए जाएँ तो आप ये लिख सकते हैं, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड फॉर मैनी डिवाइसेस, प्लग एंड प्ले, सपोर्ट्स हॉट स्वैपिंग, transfers data and power through one cable, fast data transfer, और it is also backward compatible। इसके ड्रॉबैक्स की बात कर लेते हैं कि इसके ड्रॉबैक्स हमारे पास क्या क्या हैं। ड्रॉबैक्स इसका ये है कि हम केबल लेंथ जो है ना वो 5 मीटर से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। हम अगर 5 मीटर से ज़्यादा इसकी केबल लेंथ को लेके जाएंगे तो उसके लिए हमारे पास यूएसबी हब्स की ज़रूरत होती है। यूएसबी हब्स मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह के होते हैं। यूएसबी हब्स लाइक दिस, आप लोगों को फिर यूएसबी हब की ज़रूरत है, फिर आप उसे कनेक्ट करेंगे और फिर आगे लेके जाएंगे और फिर डाटा रिलायबल वे में आपका ट्रांसफर भी नहीं होगा। ये जो यूएसबी है वो स्लो परफॉर्म करती है एज कम्पेयर टू ईथरनेट केबल। ईथरनेट केबल भी आपको मैं यहाँ पर सर्च करके दिखाता हूँ, ईथरनेट केबल कैसी होती है। ईथरनेट केबल, दिस इज एन ईथरनेट केबल जो हमारे सारे कंप्यूटर्स के अंदर हमारे कनेक्टेड होती हैं। हम कंप्यूटर्स को इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं इस थ्रू ईथरनेट केबल। पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, आज के दौर में फाइबर ऑप्टिक केबल से ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। ये सारे बेनिफिट्स थे यूएसबी के, और कुछ ड्रॉबैक्स मैंने आपको बताए। ये सारी तो हमने बातें स्टडी कर ली। अब हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर हम यूएसबी केबल यूज़ कर रहे हैं उसे हम कहते हैं यूएसबी सी टाइप। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं और ये ओल्डर यूएसबी से बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, स्मॉलर इन साइज़ है। इसका डिज़ाइन बहुत ही ये इसकी ट्रांसफ़र स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है, 4K वीडियो को सपोर्ट करती है, फास्ट चार्जिंग भी करती है। स्पीड इसकी अप टू 10 गीगाबाइट्स पर सेकंड है, जिसका मतलब ये है कि 1 सेकंड के अंदर आप 10 GB डाटा ट्रैवल करवा सकते हैं। जिसे हम आसान वर्ड्स में समझाएं तो आप ऑलमोस्ट 4 to 5 मूवीज 1 सेकेंड में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेंड कर सकते हैं, या फ्रॉम कंप्यूटर टू अ मोबाइल फोन। एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन कहते किसे हैं और कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम एरर को डिटेक्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं डाटा ट्रांसमिशन के बारे में, कि एक जगह से दूसरी जगह डाटा जाता है। जब कभी भी एक जगह से दूसरी जगह हम डाटा को सेंड करते हैं तो पॉसिबल है कि उसके दरमियान, उसकी सेंडिंग के दरमियान में हमारे पास ट्रांसमिशन के दरमियान
कुछ एरर्स आ जाएं। वो एरर्स किन किन वजहों से आ सकते हैं? वो एरर्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की वजह से, वीक सिग्नल्स की वजह से, केबल हमारी डैमेज हो सकती है, कुछ नेटवर्किंग के अंदर हमारे पास प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ बिट्स जो हैं वो हमारे अंदर, कुछ बिट्स जो हैं वो ट्रांसमिशन के दरमियान चेंज हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एक डाटा पैकेट है जिसके मैंने बिट्स लिखी हैं 1010110010। इसको हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। ट्रांसमिशन के दरमियान ये बिट्स चेंज हो जाती हैं और ये हो जाती हैं 10100010। कौन सी बिट में चेंज आया? यस, ये वाली में। यहाँ पे तो हमारी एक बिट चेंज हुई है, जिससे हम कह सकते हैं कि हमारा कोई इतना डिफरेंस नहीं होगा, बट रियलिटी के अंदर ये एक बिट चेंज होने से हमारा पूरा नंबर चेंज हो जाता है। और ये बात तो आपको भी पता है, आपने चैप्टर 1 में स्टडी की है कि बाइनरी नंबर के अंदर हम किस तरह हम बाइनरी नंबर्स को यूज करते हैं कंप्यूटर में डाटा ट्रांसमिशन के अंदर, और इनकी कन्वर्जन्स भी। तो अब जरूरी है कि हमारा डाटा चेंज ना हो या करप्ट ना हो, तो हम उसे पहले ही डिटेक्ट कर लें और फिर हम उस डाटा को सही कर सकें। ठीक है। एरर डिटेक्शन क्या चीज़ है? एरर डिटेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग वेदर द डाटा हैज बीन चेंज्ड और करप्टेड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। ये एरर डिटेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने अभी आपको बताया। एक और एग्जांपल से समझते हैं। आप कोई भी अपनी ऑनलाइन बैंकिंग की ऐप को यूज करते हुए अपने फ्रेंड को लेट सपोज 10,000 रुपीज भेज रहे हैं। उन 10,000 रुपीज को भेजने के लिए आपने ऐप में प्रेस किया, टाइप किया 10,000। वो 10,000 ट्रांसमिशन के दरमियान में 10,000 की बजाय कोई हमारी बिट चेंज हो गई और वो 10,000 का 1 जो है वो चेंज होकर 9 बन गया। बट इफ इन द केस आपके अकाउंट में पैसे भी हैं और आपने 10,000 प्रेस किए और हमने बैक एंड पे कोई भी एरर डिटेक्शन मेथड्स नहीं इंप्लीमेंटेड किए हुए नेटवर्किंग के अंदर, ना ही मोबाइल एप्लीकेशन वालों ने, पॉसिबल है ये चेंज हो सकता है। तो इसीलिए हम एरर डिटेक्शन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब ये काम किस तरह करते हैं? हाउ डज द एरर डिटेक्शन मेथड वर्क्स? यहाँ पे आपने सिंपल वे में समझना है। अभी हम, ये हमारा सेंडर है और ये हमारा रिसीवर है। कुछ एरर मेथड्स हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है, कुछ एरर मेथड्स हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है। यहाँ से डाटा ट्रांसमिट करवाया, जब यहाँ से डाटा सेंड करेगा तो सेंडर जो है वो कुछ चेक्स यहाँ पे लगाएगा। जब वो चेक्स यहाँ पे लगाएगा और रिसीवर के पास डाटा जाएगा, रिसीवर भी वहां पे कुछ चेक्स लगाएगा। अगर तो उन दोनों चेक्स का रिजल्ट मैच हो जाता है तो हमारा डाटा करेक्टली अराइव हो गया है। और अगर रिजल्ट मैच नहीं करता तो रिसीवर या तो सेंडर को दोबारा से रिक्वेस्ट भेजेगा कि आप मुझे डाटा रीसेंड करो। अगर तो नहीं, तो वो जो हमारा डाटा करप्ट हो गया है उसको वो डिस्कार्ड कर देगा। क्या कर देगा? डिस्कार्ड द करप्टेड डाटा। मेन पर्पस हमारा क्या है एरर डिटेक्शन के अंदर? एरर डिटेक्शन के अंदर हमारा मेन पर्पस जो है वो डिटेक्ट करना है एरर को, ना कि करेक्ट करना। नॉट टू करेक्ट द एरर। कुछ कॉमन मेथड्स हैं जो हमने आगे जाके अभी स्टडी करने हैं एरर डिटेक्शन के अंदर। वो मेथड्स कौन कौन से हैं? पहला मेथड है पैरिटी चेक, दूसरा मेथड है चेकसम और तीसरा मेथड है इको चेक। ये तीनों मेथड्स हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। पैरिटी चेक, चेकसम, इको चेक। पैरिटी चेक क्या चीज है? पैरिटी चेक कुछ भी नहीं है, सबसे सिंपलेस्ट मेथड है जिसके अंदर हम एक पैरिटी बिट को ऐड करते हैं ओरिजिनल डाटा से पहले। हम क्या करते हैं? हम एक पैरिटी बिट को ऐड करते हैं ओरिजिनल डाटा से पहले, और रिसीवर और सेंडर दोनों उसके ऊपर एग्री करते हैं कि क्या वो पैरिटी बिट सेम रही है ट्रांसमिशन के दरमियान या वो चेंज हो गई है। कैसे वर्क करती है? दो तरह की हमारे पास टाइप्स होती हैं। एक होती है इवन पैरिटी और एक होती है ऑड पैरिटी। लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है जो बाइनरी नंबर है 10110001। हमने क्या करना है? हमने सबसे पहले इसके अंदर कितने नंबर ऑफ वंस हैं वो काउंट करने हैं। 1 2 3 4। इसके अंदर हमारे पास कितने वंस हैं? हमारे पास इसके अंदर 4 वंस हैं। अब 4 एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है? 4 हमारे पास एक इवन नंबर है। क्योंकि ये हमारे पास इवन नंबर है तो हम यहाँ पे इवन पैरिटी यूज करें और ये इवन नंबर ही रहे तो हम यहाँ पे एक पैरिटी बिट ऐड करेंगे जो होगी 0। क्या 4 नंबर चेंज हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। हमारे पास 1 की तादाद 4 है तो वो 4 ही रही, इवन ही रही। तो हमने यहाँ पे पैरिटी बिट ऐड कर दी जिससे मैंने कहा 0। इसे मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये है हमारे पास पैरिटी बिट। इसकी ये थी एक एग्जाम्पल। लेट सपोज हमारे पास एक नंबर है 101101। अब मैंने इसके अंदर नंबर ऑफ वंस काउंट करने हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5। मेरे पास कितने वंस हैं? आई हैव 5 वंस। अब मैंने ये देखना है कि इसे इवन पैरिटी बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 0 ऐड करना है या 1 करना है? मुझे यहाँ पे 1 ऐड करना है। जब मैं यहाँ 1 ऐड करूंगा तो ये मेरे पास कितने वंस बन जाएंगे? 6 वंस, जो कि पहले ये ऑड थे। अब मैंने इसे इवन बना लिया 1 ऐड करके।
अगर आप इवन पैरिटी का यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ वंस को इवन बनाना है, तो नंबर ऑफ वंस को इवन बनाने के लिए अगर तो वो पहले 5 हैं तो हमने उसे 6 बनाना है, तो हम 1 ऐड करेंगे। अगर वो पहले से ही इवन है, लेट्स सपोज 4 हैं या 2 हैं हमारे पास या 6 हैं, तो हम 0 ऐड करेंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे ऑड पैरिटी क्या होती है। ऑड पैरिटी के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ वंस जो है ना वो हमेशा ऑड होने चाहिए, इंक्लूडिंग द पैरिटी बिट। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, नंबर ऑफ वंस मस्ट ऑलवेज बी odd including parity bit। लेट्स सपोज इसकी भी मैं 2 एग्जांपल्स करवाता हूँ आपको। मेरे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर मैंने लिखा 1 0 1 1 0 1 0। क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप में हमने काउंट करना है कि हमारे पास 1 कितने हैं। 1 2 3 4, मेरे पास 4 वंस हैं। हमने क्या यूज करना है, हमने ऑड पैरिटी यूज करनी है। मैंने अब इसको क्या बनाना है, मैंने इसको अब ऑड बनाना है। ऑड बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक 1 पैरिटी बिट का खुद से लगाऊंगा, बाकी सारा एज इट इज लिख दूंगा। अब मैं काउंट करूंगा कितने वंस हैं, 1 2 3 4 5, तो मेरे पास अब 5 वंस आ गए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, 1 को यूज किया ऑड पैरिटी बनाने के लिए। बहुत सिंपल है ये। अब मेरे पास लेट्स सपोज एक दूसरी एग्जांपल है जिसके अंदर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7, मेरे पास यहाँ पे 7 वंस हैं। अब मुझे इसे ऑड वंस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो पहले से ही ऑड वंस हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपली 0 ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास ऑड पैरिटी है। यहाँ पे मैंने 0 ऐड किया, यहाँ पे मैंने 1 ऐड किया। सिंपल सी बात ये याद रखनी है, इवन पैरिटी के अंदर नंबर ऑफ वंस इवन होने चाहिए, ऑड पैरिटी के अंदर नंबर ऑफ वंस ऑड होने चाहिए। उनको बनाने के लिए या तो हम 0 का ऐड करेंगे या फिर हम 1 का ऐड करेंगे। अब इसकी ये बहुत ही सिंपल मेथड है, इसकी कुछ हमारे पास लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशंस हम देख लेते हैं क्या है। आपने खुद भी सोचना है। अब ये वर्क किस तरह करता है ये देख लेते हैं। ये हमारा सेंडर है और ये हमारा रिसीवर है। पहले दोनों ने डिसाइड कर लेना है, सेंडर ने और रिसीवर ने, कि हमने कौन सी पैरिटी यूज करनी है। लेट्स सपोज उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम इवन पैरिटी को यूज करेंगे। इवन पैरिटी में हमारे पास नंबर ऑफ वंस इवन होते हैं। ठीक है, इफ इवन पैरिटी वाज यूज्ड देन द टोटल नंबर ऑफ वंस विल बी इवन। सेंडर ने डाटा सेंड किया, रिसीवर ने रिसीव किया, रिसीवर ने दोबारा से काउंट किए उसके अंदर 1 कितने हैं। जब उसने वंस को काउंट किया डाटा के अंदर कितने हैं, अगर तो वो इवन थे और उसने उनके साथ कंपेयर किया, इवन पैरिटी आई, तो हमारा डाटा बिल्कुल सही आया। इफ नॉट इवन, तो हमें पता लग गया कि हमारे डाटा के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। किसी ने क्या, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, नेटवर्क के एरर्स और 2-3 और मसले मसाइल जो मैंने आपको पहले बताए, तो हमारा डाटा सही तरह हमारे पास नहीं पहुंचा। और अगर इसी तरह ऑड पैरिटी यूज किया है, अगर वो नंबर ऑफ वंस काउंट करेगा रिसीवर, अगर तो वो ऑड नहीं है तो रिसीवर ने डिटेक्ट कर लिया कि एरर हमारे पास आया। यहाँ पे ये आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अगर हमारे पास एक बिट चेंज हो जाए, हमने इवन पैरिटी यूज की है तो हमारे पास वो ऑड पैरिटी बन गई, हमने तो एरर को डिटेक्ट कर लिया। लेकिन व्हाट इफ अगर हमारे पास 2 बिट्स चेंज हो जाएं, अगर 4 बिट्स थी, 2 बिट्स 1 बन गई, तो 5 6 इवन पैरिटी तो वहीं की वहीं रही, तो क्या वो हमारा पैरिटी चेक डिटेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यही इसकी लिमिटेशन है कि वो एक से ज्यादा बिट को डिटेक्ट नहीं कर सकता कि एरर हमारे पास आया है या नहीं आया। इफ 2 bits are changed, the parity may still remain correct and the receiver will not detect the error। इसलिए यह मेथड हमारे पास इतना रिलायबल नहीं है ट्रांसमिशन एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमने अभी स्टार्ट किया है। आप लोगों को बेसिक्स पता होनी चाहिए कि सबसे सिंपलेस्ट मेथड कौन सा है। आज वो हमने स्टडी किया कि पैरिटी चेक हमारे पास किस तरह काम करता है। बातें जो आपने इसके अंदर याद रखनी है वो मैं आपको रिमेंबर करवा देता हूँ। अब पैरिटी बिट इज एन एक्स्ट्रा बिट एडेड टू द डाटा ट्रांसमिशन एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए, जो कि हम यूज करते हैं। 2 तरह की हमारे पास पैरिटी होती है, एक होती है इवन पैरिटी, दूसरी होती है ऑड पैरिटी। इवन पैरिटी के अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वंस जो हैं वो इवन होते हैं, ऑड पैरिटी के अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वंस ऑड होते हैं। रिसीवर जो है वो नंबर ऑफ वंस काउंट करता है एरर्स को चेक करने के लिए। नंबर ऑफ वंस चेंज हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिसाइडेड पैरिटी। इफ इट इज एन इवन पैरिटी, अगर वो चेंज होके ऑड नंबर बन जाता है तो हमें डिटेक्ट कर लेते हैं कि कोई हमारे पास एरर आया है, और अगर वो नहीं होता तो हमें पता लग जाता है कि हमारा मैसेज बिल्कुल इंटैक्ट हमारे पास पहुंचा है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, व्हाई कांट पैरिटी चेक डिटेक्ट ऑल ट्रांसमिशन एरर्स।
तो आपने उसके अंदर यही लॉजिक बतानी है जो मैंने अभी आपको डिस्कस की थोड़ी देर पहले। पैरिटी ब्लॉक चेक, ये भी सेम पैरिटी चेक की तरह मेथड है, लेकिन इसमें सिर्फ हमारे पास एक और बात की एडिशन है, वो हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। पैरिटी ब्लॉक इम्प्रूव्स नॉर्मल पैरिटी चेक, ये एक इम्प्रूवमेंट है पैरिटी चेक के अंदर। ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रोज एंड कॉलम्स ऑफ डाटा को चेक करता है, देन आइडेंटिफाई करता है कि एरर हमारे पास कहाँ पे आया है। मैं आपको इस तरह इसको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ कि हम कैसे चेक करते हैं। सेंडर के पास डाटा है, फॉर एग्जांपल अब हमने पैरिटी को, अब हमने नंबर ऑफ बिट्स को ब्लॉक्स की शक्ल में लिखना है। कैसे लिखना है? मेरे पास ये डाटा है 10, ये मेरे पास यहाँ पर 4 रोज हैं और 4 मेरे पास कॉलम्स हैं। अब हमने ईच रो की पैरिटी कैलकुलेट करनी है और ईच कॉलम की, और हम यहाँ पे यूज कौन सी कर रहे हैं? इवन पैरिटी, वो हमने डिसाइड पहले ही कर लिया। तो वी विल सी हाउ वी विल कैलकुलेट हाउ मेनी वंस आर देयर इन द फर्स्ट रो। देयर आर 3 ones, so to make this even we have to add 1. I have added one parity bit which is 1. In the second row there are 2 ones, we will add a 0. In the third we added 0. In the fourth we added 0. ये हाईलाइटेड, ये मेरे पास पैरिटी बिट्स हैं किसकी? रोज की। अब हम कॉलम की पैरिटी बिट कैलकुलेट करते हैं। हाउ मेनी वंस आर देयर इन द कॉलम? 2, so they are the even number. Parity bit will be 0, 0, 1, 0. These are the parity bits of the column, rows, column. ये सेंडर ने कैलकुलेट कर ली। अब जब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेंडर और यहाँ पे है रिसीवर। जब रिसीवर के पास ये पैरिटी ब्लॉक जाएगा तो रिसीवर भी इसके हर रो की पैरिटी को चेक करेगा, फिर कॉलम की पैरिटी को चेक करेगा। अगर सारे रोज और कॉलम की पैरिटी चेक करने के बाद वो सेम है, मैच हो जाती है, तो कोई भी एरर हमारा ट्रांसमिशन के दरमियान नहीं अकर हुआ। लेकिन अगर एक रो और एक कॉलम की पैरिटी चेक हमारे पास फेल हो जाता है, मीन्स के बिट्स चेंज हो जाती हैं, तो रिसीवर को पता चल जाएगा कि कौन सी रो और कौन से कॉलम, एग्जैक्ट लोकेशन, कौन सी पैरिटी हमारी जो है वो खराब हुई है, मीन्स के वो हमारी करप्ट हुई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डाटा हमने भेजा 1011 011 011 000011, ये था हमारा एक्चुअल डाटा। ये हमने सेंड किया और ये 1011 ये हमारे पास चेंज हो गया। आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं कि कहाँ पे हमारी बिट चेंज हुई। यस एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया। यहाँ पे ये हमारा जो यहाँ पे 1 था, बट यहाँ पे वो चेंज होके हमारे पास 0 में हो गया। तो रिसीवर अब कैलकुलेट कर लेगा और रिसीवर को पता चल जाएगा कि हमारे पास सेकेंड रो थर्ड कॉलम के अंदर बिट जो है वो चेंज हुई है। पैरिटी बिट के एडवांटेजेस हमारे पास एज कंपेयर टू पैरिटी चेक जो है वो ज़्यादा हैं, क्योंकि ये एरर को डिटेक्ट करता है पहला, दूसरा कि लोकेट भी करता है कि कौन सी बिट हमारी चेंज हुई है। इसकी लिमिटेशन भी है, ऑल्दो इट इज़ मोर रिलायबल देन पैरिटी चेक, बट ये परफेक्ट नहीं है। अगर उसी तरह हमारे पास मल्टीपल बिट्स जो हैं वो चेंज हो जाती हैं एक सर्टेन पैटर्न्स के अंदर, तो रो और कॉलम पैरिटी चेक जो है वो हमें लगेगा कि सही है, लेकिन असल में उसके अंदर चेंजेस आ चुके होंगे। इसके अंदर हमारे पास एक्स्ट्रा बिट्स की भी ज़रूरत होती है और ट्रांसमिशन के दरमियान हमारा जो अमाउंट ऑफ डाटा है वो भी इंक्रीज हो जाता है। सो ये था पैरिटी ब्लॉक, बुक में डिस्कस किया गया है, सिलेबस में भी है, तो मैंने कहा पैरिटी ब्लॉक के बारे में भी बच्चों को बताया जाए। चेकसम क्या है? चेकसम इज अनदर मेथड ऑफ एरर डिटेक्शन। जैसे कि पैरिटी चेक के अंदर हम नंबर ऑफ वंस को काउंट करते थे, चेकसम के अंदर हम कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं डाटा के ऊपर। जब हम वो कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं उस डाटा के ऊपर, तो हमें कोई वैल्यू मिलती है। रिसीवर भी उस डाटा को रिसीव करता है और उस कैलकुलेशन को दोबारा से उस डाटा के ऊपर परफॉर्म करता है। अगर तो कैलकुलेट की हुई चेकसम रिसीवर के चेकसम से मैच कर जाती है तो हमारा डाटा बिल्कुल सेफली हमारे पास रिसीव हुआ है। लेकिन अगर दोनों वैल्यूज डिफरेंट हो जाती हैं तो रिसीवर को पता चल जाता है कि यहाँ पर हमें कोई ट्रांसमिशन के दौरान एरर आया है। चेकसम इज एन एरर डिटेक्शन मेथड यूज्ड ड्यूरिंग डाटा ट्रांसमिशन. It works by adding data values together, sending the result with data. Receiver performs the same calculation. जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, स्लाइड्स में भी यही बातें लिखी हैं। चेकसम काम किस तरह करता है?
इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेंडर ने एक फाइल रिसीवर को सेंड करनी है। सेंड करने से पहले कंप्यूटर ने उसकी कैलकुलेट किया, चेकसम की वैल्यू है हमारे पास लेट्स से 4582। अब सेंडर क्या करेगा, सेंडर रिसीवर को दो चीजें भेजेगा। वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? पहली चीज तो वो फाइल, और दूसरी चीज चेकसम की वैल्यू। चेकसम इज इक्वल्स टू 4582। सेंडर ने ये दो चीजें भेज दी। अब हमारे पास दो सिनेरियोज हो सकते हैं, जिसको मैं एक को केस 1 कह देता हूँ और दूसरे को केस 2। वो दो सिनेरियोज कौन कौन से हैं? पहला सिनेरियो ये है कि रिसीवर ने 452 रिसीव किया। जब उसने कैलकुलेट किया दोबारा से तो उसके पास 4582 ही आया, जिसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास जो हमारा डाटा है वो बिल्कुल सेफली पहुंच गया। अब दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरे केस में 4582 उसने रिसीव किया, दोबारा से कैलकुलेट किया, इस बार उसकी वैल्यू आई 4615। क्या 458 4615 के इक्वल होता है? बिल्कुल भी नहीं। तो हमारे पास एरर आ गया। इसी तरह हमारे पास चेकसम काम करता है, जिसको हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि आप अपने एक फ्रेंड को बॉक्स भेज रहे हैं जिसके अंदर 20 बॉक्स हैं। बॉक्स को सेंड करने से पहले आप उस बॉक्स के ऊपर लिख देते हैं दिस बॉक्स कंटेन एग्जैक्टली 20 बॉक्स। जब आपका दोस्त वो बॉक्स को रिसीव करता है और वो उन बुक्स को काउंट करता है, तो उनके अंदर, उस बॉक्स के अंदर 21 बुक्स आ जाती हैं या 19 बुक्स आ जाती हैं। उन सारी वैल्यूज को ऐड कर देता है, तो उसे ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि इसके अंदर कोई ना कोई एरर है। या तो किसी ने एक बुक निकाली है तो वो 19 बुक्स हैं, या किसी ने एक बुक ऐड कर दी है तो वो 21 बुक्स हो गई हैं। इस चेकसम मेथड के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? चेकसम मेथड सिंपल टू यूज़ है, ट्रांसमिशन एरर्स को काफ़ी डिटेक्ट कर लेता है इजीली, और बेसिक पैरिटी चेक से बहुत ज़्यादा बेहतर है कुछ केसेस के अंदर। उसकी लिमिटेशन क्या है? हर एरर को चेकसम डिटेक्ट नहीं कर सकता, और अगर डाटा करप्ट हो भी जाए तो जो चेकसम की वैल्यू है वो अक्सर सेम भी प्रोड्यूस हो सकती है, जिसके लिए हमें और ज़्यादा बेहतर एरर डिटेक्शन मेथड्स की ज़रूरत है। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन हाउ चेकसम डिटेक्ट्स ट्रांसमिशन एरर्स। 3 to 4 लाइन्स में आप अपना आंसर दे सकते हैं कि बिफोर सेंडिंग द डाटा द सेंडर कैलकुलेट्स अ चेकसम एंड सेंड्स इट अलोंग विद द डाटा। उसके बाद रिसीवर वो डाटा रिसीव करता है, कैलकुलेट्स अ न्यू चेकसम using the same method or algorithm which has been decided, and if the two values match together, then it is assumed the value to be correct. If they doesn't match, the receiver knows that an error has occurred during the transmission. ये 3 to 4 लाइन्स में आप अपना आंसर लिख सकते हैं। हाउ इको चेक वर्क, ये थर्ड मेथड है एरर डिटेक्शन का। ये बहुत ही आसान है, इसको मैं आपको एक रियल लाइफ एनालॉजी से समझाता हूँ। सपोज करें कि आपने अपने फ्रेंड को अपना फ़ोन नंबर बताया और आपने कहा ये फ़ोन नंबर आप लिख लो। आपका फ़ोन नंबर था 987654। आपके दोस्त ने वो नंबर पेपर पे लिख लिया। अब वो नंबर आपके दोस्त ने दोबारा से बोला, क्या आपका यही नंबर है 987654? आपने उसे कंपेयर किया कि मैंने इसे यही बताया था 987654। यस, तो आपने कहा यस मेरा यही नंबर है। और अगर उसने बोल दिया 987655, तो आपको पता लग गया कि ये नंबर गलत है, तो आपने उसे करेक्ट किया। इसी तरह इको चेक वर्क करता है। ये सेंडर है, ये रिसीवर है। सेंडर ने डाटा भेजा, रिसीवर ने दोबारा से सेंडर को दोबारा डाटा भेजा, डाटा रिटर्न हो गया, और सेंडर फिर यहाँ से कंफर्म करेगा कि क्या डाटा सही है या गलत है। अगर तो गलत है तो वो दोबारा से रीसेंड करेगा। आई नो दिस इज नॉट अ वेरी रिलायबल मेथड, बट इट इज, सो वी हैव टू स्टडी इट। इसके हमारे पास एडवांटेजेस क्या हैं? बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड है। इसके अंदर कोई भी हमें चेकसम और पैरिटी बिट्स की ज़रूरत नहीं है। ये कंफर्म करता है अगर तो रिसीव डाटा ओरिजिनल से मैच हो जाए, और अगर नहीं, ओरिजिनल को इको डाटा के साथ कंपेयर करता है और डिटेक्ट करता है कि ट्रांसमिशन में कोई एरर आए या नहीं आए। इसकी हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या हैं? क्योंकि सेंडर ने रिसीवर को डाटा भेजना है, फिर रिसीवर ने सेंडर को दोबारा से डाटा भेजना है चेक करने के लिए, जिसे हम इको डाटा भी कहते हैं। इस सब के अंदर हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और ये स्लो मेथड है बनिस्बतन के दूसरे मेथड्स की बजाय। इसके अंदर हमें ज़्यादा बैंडविड्थ की ज़रूरत है। अगर हम फास्ट सिस्टम्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जहाँ पे हमें फ़ौरन बार बार जल्दी जल्दी डाटा को चेक करने की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे हम इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते।
तो ये था इको चेक। अभी तक हमने ये तो स्टडी कर लिया कि डेटा ट्रांसमिशन के दौरान कुछ एरर्स आ जाते हैं और उनको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास एरर डिटेक्शन मेथड्स थे, पैरिटी चेक, पैरिटी ब्लॉक, चेकसम और इको चेक। लेकिन अगर एज ह्यूमंस हम भी मिस्टेक्स कर देते हैं मैनुअली डाटा एंटर करने के अंदर। उन डाटा को मैनुअली जब हम एंटर करते हैं और हम मिस्टेक्स ना करें और उन मिस्टेक से बचा जा सके, उसके लिए हम कुछ मेथड्स हैं जो यूज़ करते हैं, जिसे हम कह रहे हैं चेक डिजिट। चेक डिजिट क्या चीज़ है? ये एक एक्स्ट्रा डिजिट है जो हम नंबर के एंड पे ऐड कर देते हैं, और वो कैलकुलेट कहाँ से होता है? वो उन्हीं नंबर से कैलकुलेट होता है जो हम एंटर कर रहे होते हैं, जिसका पर्पस है एरर को डिटेक्ट करना जब भी डाटा को हम एंटर या टाइप करें। चेक डिजिट जो है वो ओरिजिनल नंबर का पार्ट नहीं होता, ये एज एन एक्स्ट्रा डिजिट होता है जो हमें नंबर को वेरीफाई करने में हेल्प करता है। चेक डिजिट काम किस तरह करता है? पहले कंप्यूटर जो है वो ओरिजिनल डिजिट्स को कैलकुलेट करता है एक स्पेसिफिक एल्गोरिदम के थ्रू। वो एल्गोरिदम्स कौन कौन से हैं वो आगे हम एक दो पढ़ेंगे भी। वो चेक डिजिट को कंप्लीट नंबर के एंड पे स्टोर करवा देता है। जब भी कोई पर्सन वो नंबर को एंटर करता है तो वो कंप्यूटर दोबारा से उस कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है और चेक डिजिट के साथ कंपैरिजन करता है। अगर तो वो मैच करते हैं देन द नंबर इज एक्सेप्टेड, एंड इफ नॉट देन द नंबर इज नॉट एक्सेप्टेड। इसको अगर आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाया जाए, फॉर एग्जांपल आपके टीचर ने आपको एक स्टूडेंट आईडी कार्ड दिया और उसके ऊपर एक सीक्रेट सिक्योरिटी नंबर भी दे दिया। जब भी आप स्कूल के अंदर एंटर होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड आपकी दोनों चीज़ें चेक करेगा। ये कंडीशन है, आपका आईडी नंबर भी चेक करेगा और सिक्योरिटी नंबर भी चेक करेगा। अगर तो वो मैच कर जाते हैं तो आपको अंदर आने की इजाज़त है, लेकिन अगर वो मैच नहीं करते, इफ़ समवन हैज़ टेम्पर्ड द आईडी कार्ड और आईडी नंबर, देन द गार्ड को ये लगेगा कि यहाँ पे कुछ तो गलती है। क्यों? क्योंकि आपका जो है वो सिक्योरिटी, आपका आईडी कार्ड नंबर जो है वो डिफरेंट है, और उसके थ्रू आप जो कैलकुलेशन परफॉर्म करके चेक डिजिट निकाल रहे हैं वो उसके साथ मैच नहीं कर रहा। तो चेक डिजिट हमारे पास वेरिफिकेशन, एज अ वेरिफिकेशन डिजिट हमारे पास काम करता है। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ वेरिफिकेशन डिजिट दैट हेल्प्स डिटेक्ट टाइपिंग मिस्टेक्स। इसके हमारे पास एडवांटेजेस क्या क्या हैं? इसके हमारे पास एडवांटेजेस हैं। फॉर एग्जांपल, ये एरर्स को डिटेक्ट करता है, मैनुअल डाटा एंट्री के अंदर एक्यूरेसी को इम्प्रूव करता है, इनवैलिड अकाउंट और आइडेंटिफिकेशन नंबर्स को प्रिवेंट करता है एंटर होने से, और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और कंप्यूटर्स इसे आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। बात आपने यहाँ पे ये याद रखनी है कि चेक डिजिट क्या है। चेक डिजिट इज एन एक्स्ट्रा डिजिट एडेड टू द एंड ऑफ अ नंबर। ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग अदर डिजिट्स present in the original number. It is used to detect data entry errors, but keep in mind it does not remove transmission errors. The computer recalculates the check digit to verify the number. इसके आगे दो methods हैं जो मैं आपको check digits के बताता हूँ, जो हम आगे स्टडी करेंगे, जैसे कि ISBN 13 और दूसरा है मॉड्यूलो 11। ये किस तरह काम करते हैं, इनकी वर्किंग, इनकी कैलकुलेशन हम नेक्स्ट वीडियोस में स्टडी करेंगे। ISBN 13 सारे बच्चों ने देखा है अपनी बुक के पीछे ऐसा एक ISBN नंबर मेंशन ज़रूर होता है। हमें तो समझ नहीं आता, लेकिन इसकी एप्लीकेशन क्या है आज हम वो स्टडी करते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि ये क्यों प्रेजेंट होता है। जब भी कोई बुक पब्लिश होती है तो उसे एक यूनिक 13 डिजिट नंबर असाइन किया जाता है। ये नंबर हेल्प करता है पब्लिशर्स, लाइब्रेरीज, बुक स्टोर्स और जो भी ऑनलाइन रिटेलर्स होते हैं बुक को आइडेंटिफाई करने के लिए। इनके अंदर जो हमारे पास लास्ट डिजिट होता है उसे हम कहते हैं चेक डिजिट। इसके अंदर टोटल हमारे पास 13 डिजिट होते हैं, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। पहले 3 डिजिट्स या तो 978 होते हैं या फिर अमूमन हमारे पास 979 होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो रजिस्ट्रेशन ग्रुप, कंट्री या फिर किसी लैंग्वेज एरिया के रिलेटेड हैं वो होते हैं। फिर पब्लिशर का कोड कौन सा होता है, फिर बुक का टाइटल, आखिरी जो नंबर होता है वो होता है चेक डिजिट। हमें सिर्फ अभी इससे मकसद है हम चेक डिजिट को कैलकुलेट किस तरह करते हैं, इसमें हमने वो देखना है, हाउ वी कैलकुलेट चेक डिजिट। लेट्स सी इन ISBN 13। इट्स वेरी इजी, स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर है जो कि 12 डिजिट्स का होगा। ऑब्वियसली 13th डिजिट तो हमने फाइंड करना है। वो 12th डिजिट हमारे पास है 9780640640615। लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यस, दे आर 12 डिजिट्स। अब हमने क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, जितनी भी ऑड पोजीशंस हैं उन सारे नंबर्स को हमने ऐड करवा देना है। ऑड पोजीशंस, 1 ऑड, 2 इज इवन, वी विल लेफ्ट इट, 8 3 6 0 1
इन सबको मैंने क्या करना है, ऐड करना है। लेट्स ऐड 9 + 8 + 3 + 6 + 0 + 1। When we add all of these numbers, the answer is 27. Yes. अगला स्टेप क्या है? अगले स्टेप में हमने जितनी भी इवन पोजीशंस हैं उन सबको मैंने ऐड कर देना है। इवन पोजीशंस मेरे पास कौन कौन सी रह गई? 7 + 0 + 0 + 4 + 6 + 5। When we add all these numbers, the answer will be 22. अब आपने इवन नंबर्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना। 3 multiplied by 7 plus 0 multiplied by 3 plus 0 multiplied by 3 plus 4 multiplied by 3 plus 6 multiplied by 3 plus 5 multiplied by 3। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 multiplied by 7 21 plus 0 plus 0 plus 12 plus 18 plus 5 3s are 15 and the answer will be 66। ओके, इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपका आंसर आ गया 66। अब आपने इस 27 को और इस 66 को ऐड करवा देना है। 27 + 66 विच इज़ इक्वल्स टू 93। ये आपका आंसर आया 93। अब आपने 93 को डिवाइड करना है 10 से और जो रिमाइंडर आए, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 3, वो यहाँ लिख देना है। इसको हमने डिवाइड किस तरह किया, यहाँ पे आप देखें 93 को जब मैं 10 से डिवाइड करूँगा 10 9s are 90, 93 में से 90 गए, ये होता है हमारे पास रिमाइंडर। वो रिमाइंडर मेरे पास आ गया 3। अब मैंने इस रिमाइंडर 3 को किस में से, 10 में से माइनस करना है, तो मेरा आंसर क्या आया 7। ये हमारा चेक डिजिट जो कि मैं यहाँ पर लिखूँगा 7। मैं रिवाइज करवाता हूँ। सबसे पहले आपने सारे ऑड पोजीशंस वाले नंबर्स को ऐड करना है, स्टेप 1। सारे इवन पोजीशंस वाले नंबर्स को ऐड करना है, स्टेप 2। इवन पोजीशंस वाले नंबर्स को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, स्टेप 3। ऑड पोजीशंस वाले नंबर और इवन पोजीशन वाले नंबर्स को 3 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद ऐड करवाना है, स्टेप 4। उस नंबर को 10 से डिवाइड करवाना है, स्टेप 5। जो रिमाइंडर आएगा उसको 10 में से माइनस करना है, स्टेप 6। क्वेश्चंस की इसी तरह प्रैक्टिस करें, आपको ये समझ आ जाएगा। मॉड्यूलो 11 भी एक चेक डिजिट सिस्टम है जो कि हमें डाटा एंट्री एरर्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। मॉड्यूलो 11 थोड़ा डिफरेंट है ISBN 13 के कंपैरिजन में। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम वेटेड मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं 11 के साथ डिजिट को कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ इस मॉड्यूलो 11 में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने वर्ड यूज़ किया, वेटेड मल्टीप्लिकेशन। वेटेड मल्टीप्लिकेशन कहाँ कहाँ की चेक डिजिट को हम जनरेट करवाने में हेल्प करते हैं? ISBN 10 में, बैंकिंग सिस्टम्स में, ID कार्ड सिस्टम्स में। बैंकिंग सिस्टम्स में हमारे पास जो भी हमारे बैंक अकाउंट नंबर्स होते हैं उसके अंदर ये हमें चेक डिजिट को जनरेट करवाने के लिए मदद करता है। अब नेक्स्ट हम इसकी वर्किंग देखेंगे, जैसे हमने ISBN 13 की देखी थी, हाउ मॉड्यूलो 11 वर्क्स। लेट्स सी, स्टेप बाय स्टेप हम इसे देखते हैं। बहुत ही आसान मेथड है। सबसे पहले आपने उन नंबर्स को लिख देना है। लेट्स से वी हैव 9 डिजिट नंबर, 9 डिजिट नंबर जिसे मैं लिखता हूँ, इट इज़ 0 3 0 6 4 0 6 1 5। लेट मी कैलकुलेट दीज आर 9 और नॉट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस 9। अब यहाँ पे हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है ना, वो इनको हमने वेट देना है। वेट अब हमने इन्हें कैसे देना है वो अब आपने देखना है। सबसे पहली बात, आपने वेट को यहाँ से स्टार्ट करना है, इस पोजीशन से। और कहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, वेटिंग हम देते किस तरह है, आपने देखना है कि इसके अंदर टोटल डिजिट्स कितने हैं। लेट्स से वी हैव 9 डिजिट्स, तो हमने यहाँ पे 10 से स्टार्ट करना है। अब वेटिंग स्टार्ट करते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2। ठीक है, ये वेटिंग देना आपको आनी चाहिए। ये वेटिंग हम किस तरह देते हैं ये अभी मैंने बताया है आपको। एक और एग्जांपल के साथ मैं वेटिंग देना आपको साइड पे पहले सिखाता हूँ, फिर हम आगे मूव करते हैं। हमारा नंबर है 4 1 5 6 7 1 0। मैंने आपको कहा है कि इसको वेट दें। आप वेट कैसे देंगे, हाउ मेनी डिजिट्स कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 8 ऐड करेंगे तो 8 7 6 5 4 3 2। इस तरह हमने इनकी वेटिंग देनी है।
Let's remove this, and now we are moving to our original कैलकुलेशन। रेटिंग देने के बाद आपने इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। मल्टीप्लाई 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 ऑल नंबर्स को। लेट मी मल्टीप्लाई। 0 मल्टीप्लाई बाय 10 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 27, 8 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 6 मल्टीप्लाई बाय 7 42, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10। ओके, देन आपने इन सारे नंबर्स को एक साथ ऐड कर देना है, प्लस प्लस। इन सारे नंबर्स को जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 130। ये आपका आंसर आ गया। अब आपने इसको 130 को डिवाइड कर देना है 11 के साथ। जब आप 130 को 11 के साथ डिवाइड करेंगे तो हम करते हैं डिवाइड 130 को 11 के साथ। 11 के टेबल में 130 से पहले कौन सा नंबर आता है? यस, 11 11 ज़ा 121, 130 माइनस 121 9। हमारा रिमाइंडर क्या आया? 9। हमने यहाँ रिमाइंडर लिखना है, ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। रिमाइंडर लिखने के बाद आपने इस रिमाइंडर को 11 में से माइनस करवा देना है। 11 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 2। ये आपका चेक डिजिट है। एक होमवर्क क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ, उसका आपने ना मॉड्यूलो 11 फाइंड करना है। वो नंबर मेरे पास है 2131110000428। आपने इसका ना मॉड्यूलो 11 फाइंड करके मींस मॉड्यूलो 11 के जरिए चेक डिजिट फाइंड करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ये क्या चीज़ है? जिस तरह सेंडर ने रिसीवर को डाटा भेज दिया, रिसीवर ने डाटा रिसीव कर लिया, रिसीव करने के बाद उसने उसके ऊपर कुछ चेक्स लगाए। कोई भी चेक हो सकता है, वो पैरिटी चेक, चेकसम, इको चेक। अगर उसने वो मेथड, अगर उसको लगा कि डाटा हमारे पास करेक्टली वे में नहीं रिसीव हुआ, ट्रांसमिशन के दौरान कोई एरर आया, तो वो उसे दोबारा से रिक्वेस्ट भेजता है कि आपने वो डाटा हमें भेजना है। तो ये जो भेजने का मेथड है, इसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। इज अ मेथड यूज्ड टू इंश्योर द डाटा इज ट्रांसमिटेड एक्यूरेटली इफ द रिसीवर डिटेक्ट्स एन एरर इन द रिसीव डाटा। और अगर वो डाटा टाइमली रिसीव नहीं होता तो एक ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट सेंडर पे जाती है कि आप डाटा को दोबारा सेंड करें। ये था ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। इसको अब मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। लेट्स सपोज हाउ डज एन ARQ वर्क। ये सेंडर था और ये रिसीवर था। सेंडर ने रिसीवर को डाटा भेजा। लेट्स सपोज इट इज अ ब्लॉक ऑफ डाटा। रिसीवर यहाँ पर कोई भी एरर डिटेक्शन मेथड को यूज कर सकता है। एरर डिटेक्शन मेथड, पैरिटी चेक, चेकसम, इको चेक, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे दो पॉसिबल सिनेरियोज हैं। वो दो पॉसिबल सिनेरियोज हमारे पास कौन कौन से हैं? वो दो पॉसिबल सिनेरियोज ये हैं। अगर तो हमारे पास डाटा बिल्कुल करेक्टली रिसीव हुआ है, ट्रांसमिशन के दौरान कोई भी एरर नहीं आया, तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज जाता है जिसे मैं ACK कहता हूँ, जिसके अंदर वो ये कह सकता है आई रिसीव द डाटा सक्सेसफुली, यू कैन सेंड द नेक्स्ट ब्लॉक। दूसरी केस ये हो सकता है जिसके अंदर हमारे पास एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट जाती है कि द डाटा कंटेन एरर्स, रीसेंड इट। एक हमारे पास थी ACK और एक हमारे पास होता है NAK, जिसका मतलब है नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। जब वो मैसेज उसके पास जाता है तो वो हमें दोबारा से रीट्रांसमिशन के लिए एक्टिवेट कर देता है। दोबारा से सेंडर ऑटोमेटिकली डाटा को रीट्रांसमिट करता है और ये प्रोसेस चलता जाता है जब तक सक्सेसफुली रिसीवर जो है वो करेक्ट डाटा रिसीव ना कर ले। As I mentioned earlier, ACK and NAK. ACK is acknowledgement means data received correctly. NAK negative acknowledgement means error detected. Data must be resent. एक हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है टाइम आउट का। टाइम आउट जब हो जाए तो फिर क्या होता है? टाइम आउट के अंदर रिसीवर का जो रिस्पॉन्स है, रिसीवर ने जो रिस्पॉन्स करना था ACK या NAK, वो किसी वजह से सेंडर के पास नहीं पहुंचता। रिस्पॉन्स नॉट रीच्ड, ठीक है। अब क्या करता है? सेंडर डाटा को सेंड करने से पहले एक टाइमर स्टार्ट कर देता है। अगर उस टाइम के अंदर रिसीवर का रिस्पॉन्स सेंडर के पास नहीं पहुंचता तो सेंडर ये समझता है कि कोई ना कोई समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ ना कुछ गलत हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली डाटा को दोबारा भेज देता है। और इस वेटिंग पीरियड को क्या कहते हैं? टाइम आउट। इस वेटिंग पीरियड को क्या कहते हैं? टाइम आउट। इट्स ईजी। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं हमारे पास।
ये हमारे पास रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करता है, ट्रांसमिशन एरर्स को कम करता है और डाटा की ब्लॉक की जो डिलीवरी है उसे इंश्योर करता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या-क्या हैं? इसके डिसएडवांटेजेस हमारे पास ये हैं कि हमारे पास जो है वो एडिशनल हमें एक मैसेज भेजना पड़ता है। एडिशनल हमें एक मैसेज भेजना पड़ता है, कौन-सा? एसीके और एनएके, जिसके लिए हमें ज़्यादा बैंडविड्थ रिक्वायर्ड है, जिसके लिए हमें ज़्यादा परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड है और नेटवर्क की परफॉर्मेंस जो है ना वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। वो कैसे डिक्रीज़ हो जाती है? बार-बार रीट्रांसमिशंस अगर रिक्वायर हैं तो नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज़ हो जाती है। यहाँ पर कुछ बातें हैं जो आपने याद रखनी है कि एसीके किसे कहते हैं? एक्नॉलेजमेंट अ मैसेज सेंड बाय द रिसीवर टू इंडिकेट दैट द डाटा हैज़ बीन रिसीव्ड करेक्टली, जिसमें आप कहते हैं गुड का साइन भेजते हैं हम। और एक है नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, जिसका मतलब है अ मैसेज सेंड बाय द रिसीवर to indicate that something has happened or gone wrong, that an error has been detected and the data should be retransmitted। और तीसरी बात जो थी वो थी टाइम आउट की, कि द मैक्सिमम टाइम द सेंडर वेट्स फॉर एन एक्नॉलेजमेंट मैसेज। अगर कोई मैसेज नहीं रिसीव होता, इफ नो एसी के इज रिसीव्ड बिफोर द टाइमर एक्सपायर्स, द सेंडर ऑटोमेटिकली रीट्रांसमिट्स द डाटा। पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन हाउ ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट इंश्योर रिलायबल ट्रांसमिशन। तो आपने ये सारा प्रोसेस आसान वर्डिंग के साथ एक्सप्लेन करना है। आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड दिस वीडियो। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहे हैं, जैसे कि इंक्रिप्शन, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। उनको हम स्टडी करेंगे। हम डेली इंटरनेट को यूज़ करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन, मैसेजेस, ईमेल्स एक दूसरे को भेजते हैं, हम बैंक डिटेल्स एंटर करते हैं। लेट्स सपोज हम किसी चीज़ की सब्सक्रिप्शन बाय करने लगे हैं, हम नेटफ्लिक्स और अमेजोन पे सब्सक्रिप्शन बाय करने लगे हैं। वहाँ पर हम अपनी बैंक डिटेल्स डालते हैं, अपना सीवीवी कोड डालते हैं। तो हमें पता है कि हमारा जो डाटा है ये सारा थ्रू ऑल द नेटवर्क इंटरनेट ट्रैवल करता है। अगर कोई भी हैकर उस स्पेसिफिक पाथ के ऊपर, उस स्पेसिफिक रूट के ऊपर हमारा वो डाटा एक्सेस कर ले, तो उसे तो हमारी सारी इंफॉर्मेशन पता लग जाएगी। इस चीज़ से बचने के लिए हम उस डाटा को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि वो हैकर उसे रीड ना कर पाए। इस चीज़ को कहते हैं इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन की डेफिनेशन ये है, इंक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रीडेबल डाटा इनटू कोडेड डाटा। जिसका पर्पस क्या होता है? अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचने के लिए हम अपने डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं। ये तो मैंने एक आपको जनरल सिनेरियो बताया। अब इंक्रिप्शन को अगर आपको डेली लाइफ की एग्जांपल में समझाया जाए तो वो ऐसी है कि जैसे लेट्स सपोज आपने अपने फ्रेंड को एक लेटर देना है। उस लेटर के ऊपर आपने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड को भेजनी है। अगर वो लेटर आप प्लेन इंग्लिश के अंदर लिख लें और फ्रेंड को पहुंचने से पहले कोई शख्स उस लेटर को पकड़ ले और उसे रीड करने लग जाए, तो वो आसान से वो इससे प्लेन इंग्लिश को रीड कर लेगा और आपका मैसेज रीड कर लेगा। लेकिन आपने अब एक ऐसा लेटर लिखा है जिसको सिर्फ आपका फ्रेंड पढ़ सकता है या आप पढ़ सकते हो, क्योंकि आपने उसके अंदर एक स्पेसिफिक कोड का इस्तेमाल किया है और वो कोड किसी को भी नहीं पता, सिर्फ आपको और आपके फ्रेंड को पता है। इसी तरह इंक्रिप्शन वर्क करती है। इंक्रिप्शन हमें क्यों ज़रूरी है ये मैंने हमें आपको बताया, अपने डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाने के लिए। फॉर एग्जांपल पर्सनल डाटा हो सकता है, पासवर्ड्स हो सकते हैं, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन है, हमारे मैसेजेस हैं। प्राइवेसी को इम्प्रूव करने के लिए हम इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इंक्रिप्शन का एल्गोरिदम किस तरह काम करता है। ये इंक्रिप्शन का प्रोसेस है। यहाँ पे हमारा प्लेन टेक्स्ट है, लेट्स सपोज वो हो सकता है ए बी सी डी कुछ भी। ये इंक्रिप्शन का एल्गोरिदम है। देयर आर वेरियस इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स, जिसके अंदर सीजर साइफर है, शिफ्ट साइफर है, मोनो अल्फाबेटिक साइफर है। बहुत ज़्यादा इंक्रिप्शन के एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है। उसके बाद उसको वो कन्वर्ट करता है और उसके साथ में की देता है उस साइफर टेक्स्ट को। जब रिसीवर उस साइफर टेक्स्ट को लेता है, उसके पास ऑलरेडी डिक्रिप्शन की मौजूद होती है, वो की उस पर इम्प्लीमेंट करता है और उसे प्लेन टेक्स्ट मिल जाता है। एक अगर आपको मैं एग्जांपल दूं इंक्रिप्शन की, तो वो ये हो सकती है जिसे हम सीजर साइफर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम सीजर साइफर भी कहते हैं। ये एक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, सबसे बेसिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है। इसमें आप करते क्या हो, इसमें आप ए बी सी डी लिख लेते हो। लिखने के बाद आप इनको नंबर्स असाइन कर देते हो। नंबर्स असाइन करने के बाद अब आपको पता है, लेट्स सपोज मैंने की जो है वो 3 रखी है। इस की 3 का क्या मतलब है कि जो भी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट लेटर लिखा होगा ना, आपने उसको एन्क्रिप्ट करने के लिए 3 स्टेप आगे मूव करवा देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे हेलो का वर्ड लिखा, मैं एच पे आऊँगा, यहाँ पे आया, अब मैंने 3 अल्फ़ाबेट्स आगे मूव करना है, 1 2 3, तो ये बन जाएगा के। अब मैंने ई पे आना है, अब मैंने 3 स्टेप्स आगे मूव करना है, एफ जी एच,
तो यहाँ पे आएगा H। अब मैंने L पे जाना है और 3 स्टेप्स आगे मूव करना है, 1 2 3। तो ये मेरे पास आएगा O। अब मैंने O पर जाना है और O से 3 स्टेप्स आगे जाना है, 1 2 3। तो ये मेरे पास आया R। अब आपने हेलो अपने फ्रेंड को नहीं भेजा, आपने भेजा खूर। दिखने में तो ये वर्ड समझ नहीं आ रही क्या चीज़ है या कोई वर्ड है भी या नहीं है, लेकिन आपके फ्रेंड को पता है कि मेरे फ्रेंड ने इंक्रिप्शन की है और उसकी की है 3। अब वो के पे जाएगा, इसी तरह वो अल्फ़ाबेट्स लिखेगा, के पे जाएगा और 3 स्टेप्स पीछे जाएगा, JIH। तो उसे मिल गया H। इसी तरह H से 3 स्टेप्स पहले जाएगा E, O से 3 स्टेप्स पहले जाएगा L और R से 3 स्टेप्स पहले जाएगा तो O। तो इस तरह ये इंक्रिप्शन में सबसे बेसिक मैंने एल्गोरिथम आपको बताया, जिसकी इंक्रिप्शन भी की और डिक्रिप्शन भी की, सिर्फ समझाने के लिए। आपकी बुक में ऐसा ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन आपको ताकि इंक्रिप्शन की अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिले कि इंक्रिप्शन किस तरह काम करती है। आज के दौर में तो बहुत ज़्यादा लेटेस्ट इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स हैं। ये इंक्रिप्शन एल्गोरिथम बहुत पुराना है और सबसे बेसिक है, तो मैंने आपको ये इंक्रिप्शन एल्गोरिथम बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, जो कि इस चैप्टर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनको आपने बहुत अच्छे से समझना है और इनमें से एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंक्रिप्शन एंड व्हाई वी नीड इंक्रिप्शन, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। जो इन दोनों में जो बिगेस्ट डिफरेंस है, जो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में जो बिगेस्ट डिफरेंस है वो है नंबर ऑफ कीज का। किसका? नंबर ऑफ कीज का, एग्जैक्टली। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अंदर हमारे पास सेम की यूज होती है, जबकि एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के पास हमारे पास एक से ज़्यादा कीज यूज होती हैं। अब सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या है? सिमेट्रिक इंक्रिप्शन इज एन इंक्रिप्शन मेथड दैट यूजेस द सेम की। ये वर्ड आपने याद रखना है, या तो वन या फिर सेम। सेम की इज यूज्ड फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। स्टेप 1, सेंडर एंड रिसीवर एग्री ऑन सीक्रेट की। सेंडर और रिसीवर दोनों ने एक सीक्रेट की पर एग्री किया, और वो सीक्रेट की क्या है? वो सीक्रेट की है 1 2 3। ठीक है, ये सिर्फ सेंडर और रिसीवर को पता होनी चाहिए और किसी को भी नहीं। दूसरा स्टेप, सेंडर ने मैसेज सेंड किया, सेंडर सेंड मीट मी एट 5 PM। ये क्या है? ये प्लेन टेक्स्ट है। अब सेंडर ने मैसेज सेंड करने से पहले इसे इनक्रिप्ट कर दिया। इस मैसेज को सेंडर ने इनक्रिप्ट कर दिया और ये अब साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, जो कि अनरीडेबल फॉर्म, जो समझ में ना आए। इस की को इस्तेमाल करते हुए लेट्स सपोज हमने एक एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं जिसके अंदर 1 2 3 का मतलब ये है कि 1 2 3 मतलब ये है कि M से आगे अल्फ़ाबेट जो है वो आ जाए। तो M से आगे कौन सा अल्फ़ाबेट होता है? N। E से आगे जो दूसरा अल्फ़ाबेट है वो आपने लिखना है FG। तो जी ऑनवर्ड्स आपने ये लिख देना है, फिर आप 1 2 3 1 2 3। तो ये हमने इंक्रिप्शन कर दी। जस्ट फॉरगेट अबाउट द इंक्रिप्शन। बस आपने ये समझ लिया कि इंक्रिप्शन कैसे हुई, ये छोड़ देना। आपने ये देखना कि इंक्रिप्शन हो गई। सेंडर और रिसीवर एग्री करके एक सीक्रेट की के ऊपर सेंडर ने मैसेज भेजा मीट मी एट 5 PM। सेंड करने से पहले उसने उसे इनक्रिप्ट किया। इनक्रिप्ट करने के बाद स्टेप 4, मैसेज क्या कर दिया? इंटरनेट पे सेंड कर दिया, सेंड ओवर इंटरनेट। स्टेप 4 के अंदर हैकर आ जाता है और उस हैकर ने ये जो मैसेज है ना, ये इनक्रिप्टेड वाला, ये एक्सेस कर लिया। लेकिन एक्सेस कर भी लेगा तो वो ये समझ ही नहीं पाएगा कि हमारा मैसेज क्या था। ठीक है, अगर वो ये मैसेज, हमारा साइफर वाला मैसेज पढ़ भी लेगा तो उसे समझ ही नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उसे हमारी की का नहीं पता। डजंट नो की। तो हमारी तो सिक्योरिटी इनहेंस हो गई। स्टेप 5 के ऊपर रिसीवर रिसीव करेगा, रिसीवर साइफर रिसीव करेगा और डिक्रिप्ट करेगा उसे, और डिक्रिप्ट करने के बाद वो उसे रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आई हैव also shown in the diagram. This is the plain text, this is the encryption की। ये साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, ये डिक्रिप्शन की हो गई। इस प्रोसेस में यहाँ अगर हैकर आ भी गया तो उसे तो सिर्फ हमारा साइफर मिलेगा, उसे हमारा प्लेन टेक्स्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। याद क्या रखना है आपने? याद आपने ये रखना है कि एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अंदर ये थी हमारी सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, जिसके अंदर सिंगल और सेम की यूज़ होती है। इसके हमारे पास एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस इसके हमारे पास ये हैं, ये फास्ट है,
बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, लार्ज डाटा के लिए बहुत ज़्यादा गुड, मीन्स इट इज़ वेरी गुड फॉर लार्ज डाटा। दूसरी चीज़, इसका एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि अगर इसकी की किसी और को पता चल गई या की स्टोलन हो गई तो सारी सिक्योरिटी हमारी क्या हो जाएगी, लॉस्ट। ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर आपकी की गुम जाती है या आपकी की एक्सेस कर ली जाती है तो आपकी सारी इंक्रिप्शन वेस्ट है। आप चाहे जितनी मर्जी इंक्रिप्शन कर लें, जब की ही मिल गई उसे तो फ़ायदा। आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड दिस वीडियो। नेक्स्ट बात करते हैं एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के ऊपर। ये एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन जो है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? इसके अंदर हम दो कीज़ का इस्तेमाल करते हैं। पहली जो कि है पब्लिक की, दूसरी जो कि है प्राइवेट की। एक इसके अंदर होती है पब्लिक की, एक इसके अंदर होती है प्राइवेट की। पेपर में अगर आपसे पूछ लें कि व्हाट इज एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन uses two different keys, a public key for encryption and a private key for decryption। पब्लिक की इस्तेमाल की जाती है इंक्रिप्शन के लिए और प्राइवेट की इस्तेमाल की जाती है डिक्रिप्शन के लिए। ठीक है, अब ये कैसे की जाती है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस स्टेप बाय स्टेप। स्टेप वन, ये आपने अच्छे से समझना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि दो कीज़ होती हैं, पब्लिक की और प्राइवेट की। अब वो कीज़ क्रिएट कौन करता है, रिसीवर क्रिएट करता है। कौन क्रिएट करता है, रिसीवर। रिसीवर क्रिएट्स टू कीज़, वन इज पब्लिक, वन इज प्राइवेट। स्टेप वन। स्टेप टू पे हमारे पास क्या होता है, रिसीवर जो है वो शेयर करता है पब्लिक की सबके साथ। पब्लिक की इज शेयर्ड विद एवरीवन एक्सेप्ट, और जो प्राइवेट की है, प्राइवेट की केप्ट सीक्रेट। अभी तक क्या हुआ, स्टेप वन में रिसीवर ने दो कीज क्रिएट की, एक पब्लिक की, एक प्राइवेट की। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, पब्लिक की रिसीवर सबके साथ शेयर कर देता है, लेकिन प्राइवेट की को संभाल के रखता है, उसको सीक्रेट रखता है। अब तीसरे स्टेप में हमारा जो सेंडर है, सेंडर ने एक सिक्योर मैसेज सेंड करना है रिसीवर को। सेंडर क्या करेगा, सेंडर इनक्रिप्ट मैसेज करेगा यूजिंग द रिसीवर पब्लिक की। सेंडर इनक्रिप्ट्स मैसेज यूजिंग रिसीवर पब्लिक की। तीसरे स्टेप में सेंडर इनक्रिप्ट करेगा मैसेज को रिसीवर की पब्लिक की इस्तेमाल करते हुए। चौथे स्टेप में मैसेज सेंड हो जाएगा इंटरनेट पे। हैकर अगर आ जाएगा, हैकर के पास प्राइवेट की नहीं है, हैकर एक्सेस ही नहीं कर सकता हमारे मैसेज को। पांचवें स्टेप में रिसीवर के पास मैसेज आया, रिसीवर के पास तो ऑलरेडी प्राइवेट की मौजूद है, उस प्राइवेट की का इस्तेमाल करते हुए वो मैसेज को क्या कर लेगा, डिक्रिप्ट कर लेगा। ईजी। इसको अब आपने रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझना है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक मेल बॉक्स है जो आपके घर के बाहर पड़ा हुआ है, उसके अंदर कोई भी अपना लेटर जो है वो डाल सकता है मेल बॉक्स के अंदर, क्योंकि उसकी स्लॉट ओपन है। लेकिन उस मेल बॉक्स को खोल कौन सकता है या उस लेटर्स को रीड कौन कर सकता है, वो सिर्फ एक शख्स है, और लेट सपोज वो आप हैं। तो मेल बॉक्स एक पब्लिक की है, मेल बॉक्स की जो की है वो एक प्राइवेट की है जो सिर्फ आपके पास है। हर कोई मैसेज भेज तो सकता है, लेकिन सिर्फ आप उसे ओपन कर सकते हैं और उसे रीड कर सकते हैं, उन मैसेजेस को, उन मेल्स को, क्योंकि आपके पास उनकी की है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल थी, इससे आपको एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के हमारे पास एडवांटेजेस क्या क्या हैं। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के एडवांटेजेस, ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि प्राइवेट की जो है वो कभी शेयर ही नहीं की जाती। ये एज़ कम्पेयर टू सिमेट्रिक इंक्रिप्शन ज़्यादा सिक्योर है। हमारी जितनी भी ऑनलाइन बैंकिंग है, डिजिटल सर्टिफिकेट्स हैं, हमारे HTTPS प्रोटोकॉल्स हैं, इन सब में एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन का ही इस्तेमाल हो रहा है। और कम्युनिकेशन के, इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के लिए भी हमारे पास एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन ही यूज़ हो रही है, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन ही यूज़ हो रही है। इसके हमारे पास डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये स्लोअर है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की बनस्बत। इसकी प्रोसेसिंग के लिए हमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत है और ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है इम्प्लीमेंट करने के लिए। एक क्विक रिवाइज मैं आपको करवा देता हूँ। जैसे सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अंदर सेम की यूज़ होती है। दूसरी चीज़, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अंदर दो कीज़ यूज़ होती हैं, एक पब्लिक की, एक प्राइवेट की।
पब्लिक की सबके पास होती है, प्राइवेट की सिर्फ एक शख्स के पास होती है, रिसीवर के पास होती है। जैसे मैंने मेल बॉक्स वाला एग्जांपल दिया, वो आपने ज़रूर दोबारा से सुनना है। एग्जाम में आपसे ये पूछ सकते हैं, कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एंड एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। तो इन दोनों के आपने डिफरेंस बतानी है, इनके अंदर कौन कौन सी कीज़ यूज़ होती हैं, इनकी डायग्राम से आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा बेहतर करना है, और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपने इन दोनों के याद करने हैं। तीन एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस आपकी फिंगर टिप्स में होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए कि इन दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपकी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की अंडरस्टैंडिंग में मज़ीद ज़्यादा बेहतर हुई होगी।